ओके। तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको किसी रिजल्ट के पॉजिटिव होने या निगेटिव होने से विचलित नहीं होना है। धर्मेंद्र दुबे, यस सर। मतलब ये है कि अगर तुम्हारा कहीं पे शॉर्ट लिस्ट होकर के तुम्हारा नाम आ जाता है तो बहुत उछलने कूदने नहीं लगना है कि भाई मतलब मैं तो बहुत फेर हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर किसी का नहीं आता है, बाय द वे बहुत लोग फॉर्म भरे होंगे और नहीं आया होगा, तो उसके लिए भी कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जाम जिंदगी का अंत नहीं होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और कोई भी एग्जाम पूरी जिंदगी नहीं होता है। मतलब ये कि अगर किसी का कुछ भी क्लियर उलियर हो जाए तो कभी भी बहुत ज्यादा ईगो उगो में मत आ जाना। डी के दुबे, सुन रहे हो बाबू? सर इतनी बार लास्ट स्टेज पे फेल हुए हैं कि हर बार तो हाँ। फाइनल लिस्ट, 4 बार तो फाइनल लिस्ट से बाहर हुए हैं। तो अब ईगो किसमें? किस बात का सर? 3 बार जीडी में, हाँ। 1 बार पुलिस में। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, मैं कुल मिला के कहने का मतलब ये है मेरे कि मैं सिर्फ तुमको नहीं बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल सबको बता रहा हूँ कि कभी भी अपने ऊपर ईगो को हावी नहीं होने देना है। ठीक है? बी प्रैक्टिकल, हैव ह्यूमिलिटी, भगवान के ऊपर विश्वास रखो अगर रखते हो तो। अगर एथीस्ट हो तो भी भगवान के ऊपर, मतलब किसी एक सुप्रीम पावर के ऊपर विश्वास रखो कि कुछ तुमने अच्छा किया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है। ठीक है? ऐसी अग्रवाल, सुन पा रही हो मुझे? ऐसी अग्रवाल, आर यू देयर? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके। तो कभी भी घबराना नहीं है किसी को भी। उमा जायसवाल जी, आप सुन रही हैं? यस सर। उमा जी, उमा हाँ जी, सर आपने सुन। एडमिशन लिया शकुंतला देवी कॉलेज में? अभी नहीं लिया? नहीं, अभी सर काउंसलिंग चल रही। अच्छा, हाँ वही मुझे लगा कि तुम मिठाई उठाई खिलाओगी ही नहीं। सर लखनऊ वाले भीमराव अंबेडकर वाला जो कॉलेज है, नेशनल यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज। उसमें भी ओपन कर दिया गया। हम लोग को तो आप पता चला, सीसेट से नहीं हो अच्छा। पाया था तो ओपन कर दिया था एलएलएम को। अच्छा, तो काहे पहले काहे नहीं? अरे उसको मुझे मतलब आज बताया। आया तो नोटिफिकेशन, मैंने नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा नहीं था। आज हम्म। पता चला नहीं नहीं, उसमें भी सीट खाली थी। तो डेट निकल गया क्या? हाँ, फॉर्म भरने के डेट निकल गए उसके। अच्छा, कोई बात नहीं यार, घबरा कहाँ रहे हो तुम लोग तब एकदम जज बन जाओगे, वैकेंसी आ रही है। हम्म, घबराना मत कोई। और जितने लोग ये शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जैसे डीके दुबे हुआ, रोहित मिश्रा हुए, सोनाक्षी कश्यप हुई, ऋचा रॉय हुई, इधर से और कौन हुआ है? ये लड़की हुई है, श्रेया सिंह हुई है शायद। हाँ श्रेया, आप हुई है। और दीप्ति आपका भी हुआ है। दीप्ति पाठक लीव कर गई है। श्वेता जी आपका हुआ है। दीप्ति पाठक आपका हुआ है। शॉर्ट लिस्ट हुई है आप? ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि एग्जाम में मोस्टली पूछा क्या जाता है। आर यू रेडी? सब लोग एकदम तैयार हो सुनने के लिए मुझे? यस सर। ये गूगल मीट वालों थोड़ा ये थम्स अप कर दो, अंगूठा दिखा दो। हम्म। प्रतिमा चंदा, आप कहाँ थी भाई इतने दिनों तक? प्रतिमा सर चंदा, मेरी आर यू देयर? एग्जाम, हाँ सर, मतलब ओके, एग्जाम कॉलेज चलेगा तो क्लास नहीं ज्वाइन करोगी क्या? एग्जाम तो हम लोगों का भी आज चल रहा था, आज खत्म हुआ है, तो हम तो रोज पढ़ाते भी है हम लोग। सर इधर सारी में रिकॉर्डेड बहुत क्लासेस सारी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगी, फिर उसके बाद में क्या करना है, नोट्स पढ़ना है जो नोट्स भेजे गए हैं, राइट? प्लस हाँ ये टेस्ट क्यों नहीं दिया था आपने रतिमा चंदा? आपकी कॉपी टेस्ट की मैं नहीं पाया हूँ। सर मैंने एक्चुअली से नहीं हुआ है तो इसीलिए सर। तो और प्रिपरेशन सर सही मैं से नहीं एकदम हुआ से तो एग्जाम ही नहीं दोगी, टेस्ट ही नहीं दोगी? सर मेरा सर ये ऐसा कौन है सी बात कि होती है? ये नहीं नहीं, पहले ये बताओ, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका आंसर करो। ये कौन सी बात होती है कि अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप टेस्ट नहीं दोगी? बेटा टेस्ट दोगी तब तो प्रिपरेशन होगा।
समझ रही हो? ठीक धीरे धीरे पढ़ा सर। एक, अगर आपने 100 में से अगर एक चैप्टर भी पढ़ा हो, मान लीजिए देर आर 100 चैप्टर्स, मान लीजिए सपोज देर आर 100 चैप्टर्स, ठीक है, और इसमें से आपने मात्र एक चैप्टर पढ़ा है, कितना? एक चैप्टर, 1 चैप्टर। बेटा समझो बात को। और हाँ सर। आपका प्रिपरेटरी एग्जाम है। प्रिपरेटरी एग्जाम मतलब जो आप कोचिंग में लेते हो या कहीं पर भी स्कूल में लिया जाता है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो उस प्रिपरेटरी एग्जाम में इवन हम एक चैप्टर पढ़े हुए हैं तब भी हमको क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। ये एक लर्निंग एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है रतिमा चंदा बेटा? हाँ सर, लर्निंग एक्सरसाइज है। लर्निंग एक्सरसाइज है, और इसमें कोई इज्जत दांव पे नहीं लगी होती है। बेटा अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगी, लिखोगी नहीं, सीखोगी नहीं, तो कैसे पता चलेगा? समझ रहे हो? हाँ सर, समझा सर। हाँ, मैं बहुत लोगों की कॉपी चेक किया हूँ, जैसे यसी अग्रवाल की कॉपी चेक किया हूँ, भाई काफी अच्छा इन्होंने लिखा है। एक लड़की है निहारिका निगम, उसने तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लिख दिया है। हाँ, सौम्य शरिता जी ने भी बहुत बढ़िया लिखा है, बट ये है कि इनके उड़ीसा में उतना मतलब पता नहीं क्या है। मैं उनका सिलेबस आज देख रहा था, उड़ीसा टीचर सर्विस एग्जामिनेशन का, तो उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। ये बड़े आराम से जज बन जाएंगी अगले वैकेंसी में। समझ रहे हो सब लोग? तो टेस्ट दो, कॉपी इवेल्युएट कराओ, आपको जहां पे कमियां होंगी वो धीरे धीरे दूर किया जाएगा। अगर अभी नहीं दूर होगी तो कब दूर होगी? और इज्जत को बीच में नहीं लाना है कभी भी कि हाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं कम नंबर पाऊंगी या पाऊंगा। भाई तुम्हारी बेइज्जती नहीं होनी, पहले इज्जत बनाओ तो तब तो बेइज्जती होगी। जिसकी इज्जत होती है उसकी बेइज्जती होती है। अभी तो आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, आपकी बेइज्जती नहीं होने वाली। इज इट ओके? सबको ये बात क्लियर है? हम सब कर दो वाली बात, अगर क्लियर हो तो। हाँ, तो कभी भी अगर टेस्ट लिया जाएगा तो कभी भी आपको अपने दिमाग में ये नहीं लाना है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए हम टेस्ट ही नहीं देंगे। ठीक है? आपको टेस्ट देना है, आपको सीखना है चीजों को। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इस एग्जाम का शॉर्ट में। बेसिकली इस एग्जाम में दो चीजें पूछी जाती है, एक लैंग्वेज पूछा जाता है, दूसरा पार्ट होता है लॉ का। लैंग्वेज में कुछ नहीं हो पूछा जाता है, सिर्फ ऐसे पूछा जाता है। लैंग्वेज में सिर्फ ऐसे पूछा जाता है। हम सब तो वाली बात समझ पा रहे हो? तो सिर्फ दो पार्ट है पूरे पेपर में, कौन कौन से? एक लैंग्वेज का और दूसरा लॉ का। तो लैंग्वेज के पेपर में कुछ और नहीं, सिर्फ इंग्लिश में ऐसे लिखना होता है। एंड ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट, इसको आप रट्टा मार करके किस लैंग्वेज ऐसे है नहीं सर? लिख सकते। लैंग्वेज हाँ, क्या क्या दोगे? कौन से मीडियम क्या रहेगा वो ऐसे राइटिंग का, इंग्लिश या हिंदी? ऐसे राइटिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, प्रोफार्मा तो एक ही होता है ना, प्रोसीजर तो एक ही फॉलो करोगे, आर्ट तो एक ही है। नहीं वही नहीं, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, लैंग्वेज का कोई लोटा नहीं है। आप इवन इंटरव्यू भी देने जाओगे, क्योंकि जिस दिन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके अगले दिन इंटरव्यू भी होगा आपका। ये बात पता है आप लोगों को कि नहीं पता? हम सब करो Yes. जितने लोगों के वाली बात पता है। जिस दिन बेटा आपका एग्जाम होगा श्रेया, उसी दिन उसके अगले दिन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो सब लोग इस चीज के लिए एकदम रेडी रहो कि हमको इंटरव्यू में भी क्या परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करना है, प्लस हमको स्क्रीनिंग टेस्ट में कैसा परफॉर्म करना है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में दो तरह की चीजें पूछी जाएंगी। पहली लैंग्वेज पूछा जाएगा, जिसमें ये उस लैंग्वेज पेपर में कुछ और नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ ये से लिखना होगा, और ये से आप चाहे हिंदी में लिख सकते हो चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो। इज इट क्लियर? लेकिन लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि आपको उस पेपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि आप जो ऐसे लिखोगे वो सिर्फ इंग्लिश में लिखो। अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन है तो फिर इंग्लिश में ही लिखना, फिर हिंदी में मत लिख देना। या अगर इंस्ट्रक्शन है कि हिंदी में लिख दो ऐसे, तो हिंदी में लिख देना, क्योंकि आपको जो मैं आज प्रोफार्मा जो टेम्पलेट बनाने जा रहा हूँ, इसको अगर आप फॉलो करोगे, कोई भी ताकत तो ऐसी नहीं है जो आपको
जो आपको यस से एक बेहतरीन यस से लिखने से रोक सके, पहली चीज। दूसरी चीज, आज मैं टॉप 25 कितने टॉप 25 टॉपिक दे दूंगा आपको, ठीक है? कितने दूंगा श्रेया सिंह बताओ, ममाई काम करके कितने टॉपिक दूंगा आज? 25 टॉपिक दूंगा, जिसको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। इज इट ओके कि जब वो आ जाए आपके पास तो बेटा एग्जाम में उतना सोचने उठने का टाइम नहीं होता है। अगर आप सोचने लगे तो आधा टाइम तो बीत जाएगा सोचने में, और आधे टाइम में जब पेपर लिखोगे तो आधे नंबर को पाओगे ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आप क्या करोगे, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे हर इन सारी इवेंचुअलिटीज के लिए। लेकिन 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 अगर मान लो कि उस 25 में से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मान लो वो 25 टॉपिक हमने तो मोस्ट एक्सपेक्टेड बताया है ना, तो जरूरी तो है नहीं, मैं हाई कोर्ट तो हूं नहीं कि भाई यही पूछा जाएगा। और अगर मान लो कि वो दूसरा कुछ पूछ लिया तो उसके लिए भी हमको क्या रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। वो प्रिपरेशन बेटा कैसे आएगी? व्हेन वी नो द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, सॉरी द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग प्लस द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। क्योंकि कल की और परसों की क्लास में हम जो लॉ वाले पेपर है उनको हम समझ लेंगे। आज हम क्या समझेंगे श्रेया सिंह बताओ बेटा? आज हम एसे राइटिंग सीखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दीप्ति पाठक, आपको बात समझ में आ गई कि क्या क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है बेटा बताओ? लैंग्वेज पूछा जाता है, लॉ पूछा जाता है। नंबर टू लॉ पेपर में बेटा, लॉ पेपर में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से सुनो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी आपको, तो इसलिए बिल्कुल केयरफुल रहो। अपने पास एक A4 साइज का पेन पेपर लिख करके बैठो और उसमें अगर मन करे तो नोट डाउन कर लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसमें बेटा यसी अग्रवाल और सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, ये और जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट देने जा रहे हैं लॉ ऑफिसर का, सॉरी लॉ क्लर्कशिप का, वो लोग तो बहुत ध्यान से सुने, उनके लिए ही बेसिकली ये क्लास है। क्लास तो ओवरऑल सबके लिए है, क्योंकि आर्ट ऑफ एसे राइटिंग, आर्ट तो एक ही है, इसी से आप ऐसे लिखोगे। अगर आप चाहे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हो यूपी का, चाहे झारखंड का, चाहे जहां का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन जो भी लोग जैसे सोनाक्षी हुई, ऋचा हुई, दीप्ति हुई, श्रेया हुई, धर्मेंद्र दुबे हुए, ये लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, रोहित मिश्रा जी भी, कि हमको क्या करना है, अभी बहुत फोकस्ड रहना है और सारी चीजें नोट डाउन कर लेनी है। टॉप 25 वाला नोट डाउन नहीं करना है, वो हम आपको लिस्ट अभी प्रोवाइड कर देंगे जस्ट क्लास के बाद। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नंबर टू, कि जो लॉ का पेपर होता है बेटा, लॉ के पेपर में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है जिसमें क्या पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है आपको एक फैक्चुअल सिचुएशन दी जाएगी, इलस्ट्रेशन बेस्ड जिसे कहते हैं, उस इलस्ट्रेशन को आपको सॉल्व करना होता है। हम इसका आपको एक उसका भी एक फ्रेमवर्क बना के दे देंगे कि कोई भी आपको इलस्ट्रेशन मिले आप क्या करोगे, उसी फ्रेमवर्क पर ऐसे सेट कर दोगे सब कुछ। जब बेटा आप उस फ्रेमवर्क देखो, आता आपको सब कुछ है, क्यों? क्योंकि आपने 5 साल तक लॉ पढ़ा है, आपने या 3 साल तक लॉ पढ़ा है, जो भी, अगर आपने LLB या BLLB जो कुछ भी किया है आपको आता सब कुछ है। नाउ द पॉइंट कम्स वेयर यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव अबाउट योर नॉलेज। आपको सिर्फ नॉलेज से बेटा काम नहीं चलेगा, उसको एक्सप्रेस भी करना होगा। उस एक्सप्रेशन को हम कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करें अपने एग्जामिनर के सामने कि वो इंप्रेस हो जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए बेटा हमारी कॉपी ही तो उनके सामने होगी ना, हम मेकअप करके उनके सामने तो पहुंच नहीं जाएंगे कि भैया देखो हम कितने सुंदर हैं, हमको सेलेक्ट कर लो। हमारी कॉपी तो सुंदर होगी तब तो हमको सेलेक्ट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम सब करो जिन जिनको ये बात समझ में आ रही हो। तो इसलिए हमको किसका मेकअप करना है, अपने आंसर का मेकअप करना है, अपने आंसर को सुंदर बनाना है, अपने आंसर का स्पा करवा देना है, अपने आंसर का बाल कटवा देना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अच्छा, हाँ, तो पहला क्वेश्चन होगा इलस्ट्रेशन बेस्ड। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो होगा
सीधे पूछ लिया जाएगा आपसे कि ऑर्डर क्या होता है या डिक्री क्या होती है, जजमेंट क्या होता है, समझ रहे हो सब लोग, एफआईआर क्या होता है। और हाँ, सब्जेक्ट, कई लोगों को ये डाउट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो बेटा पिछली बार पहली बार टेस्ट हुआ, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी लॉ क्लासिक कर भी रहे हैं। तो क्या है कि आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है कि बहुत माथा पच्ची इधर उधर नहीं करना है, भटकना नहीं है। दो तरह, पिछली बार दो चीजें पूछी गई थी, एक सीपीसी से क्वेश्चन पूछा गया था, एक सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछा गया। किससे पूछा गया था दीप्ति बताओ? सीपीसी और सीआरपीसी से बेटा। तो इसका मतलब हमारा 80% फोकस किस पे होगा? लॉ के, जब लॉ का हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सीपीसी और सीआरपीसी पर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिचा रॉय? यस सर। बहुत बढ़िया। रोहित मिश्रा बेटा, आपको क्लियर हो रहा है ये बात? जी सर। हाँ, तो हम फोकस किस पे करेंगे रोहित मिश्रा, एक बार रिपीट करो। सर सीपीसी पे और सीआरपीसी पे। सीआरपीसी पर। कल वाले लेक्चर में हम क्या डील करेंगे? सीपीसी डील करेंगे। जितने भी सिविल लॉ है उसमें, सिविल लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट हो उससे क्या पूछा जा सकता है, उसको कैसे डील करोगे। चाहे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, उसको उससे पूछा जाएगा तो उसको कैसे डील करोगे। चाहे जो अगर मान लो फैमिली लॉ से क्वेश्चन आ गए तो उसको कैसे डील करोगे, या सीपीसी से खुद आ गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से तो उसको कैसे डील करोगे। इन सारी बातों पर हम क्या करेंगे, कल गौर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नंबर टू, परसों की क्लास में, दैट इज मंडे, हम क्या डिस्कस करेंगे? क्रिमिनल लॉ से, जो कि जिसमें मेन फोकस हमारा होगा वो सीआरपीसी पर होगा। लेकिन हम और भी एस्पेक्ट डील कर लेंगे जो कि पूछे जाने की संभावना है, जो पूछे जाने की संभावना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? संभावना का मतलब समझते हो, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो हम 3 क्लास में पूरा पूरा लॉ का, ये जो लॉ क्लर्कशिप है इसका सिलेबस क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इज इट क्लियर? तो मतलब ओवरऑल सबको पिक्चर क्लियर हो गई कि एग्जाम कैसे होगा और इसको अप्रोच कैसे करना है। इसको अप्रोच बेटा ऐसे करना है कि सबसे पहले हमको अपने एसे के लिए प्रिपेयर हो जाना है। एसे के लिए प्रिपेयर क्यों हो जाना है बेटा? क्योंकि एसे लिखना एक कला है, और उस कला को एक बार हम सीख गए उसमें हमको कुछ रटना नहीं है। लेकिन जो लॉ होगी, लॉ में आपको एग्जैक्ट नॉलेज भी चाहिए होती है, प्लस आर्ट चाहिए होता है। आर्ट हम सिखा देंगे और एग्जैक्ट नॉलेज आपके पास अभी 10 दिन है, उसमें सीख लोगे आप। इज इट क्लियर? हम सब करोगे वाली बात क्लियर हो सबको? हम टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि ये वाली चीज पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, कैसे आंसर लिखोगे इसका, ये सारी चीजें हम आपको कल और परसों में बता देंगे। और बाकी का पढ़ने का काम किसका होगा? आपका होगा बेटा, क्योंकि अगर मैं रट्टा मारूंगा तो आपके दिमाग में तो घुसेगा नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपको टॉपिक आइडेंटिफाई करके बता दिया जाएगा, आप रट्टा मारना उसका। आपको इंटरव्यू का, एक क्लास इंटरव्यू की अगर बात चाहोगे तो वो ली जाएगी, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे। बस खत्म, 4 क्लास में आप एकदम शेर बन के निकलोगे यहाँ से, ठीक। अभी आप बच्चे बन के आए हो। देखो राहुल गांधी जी ने जैसे एक मशीन बताया था ना किसी इलेक्शन रैली में कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो, उसी तरह से लीगल नेरेटिव की जो 4 दिन का वर्कशॉप है एक तरह से, उसमें क्या होगा, एक तरफ से फ्रेश बच्चा डालो दूसरी तरफ से लॉ क्लर्क निकालो। इज इट क्लियर? 4 दिन में ही एक तरफ से क्या डाला जाएगा, एकदम फ्रेश बच्चा डाला जाएगा, लॉ ग्रेजुएट, और दूसरी तरफ से कौन निकलेगा? दूसरी तरफ से दीप्ति बताओ कौन निकलेगा? लॉ क्लर्क निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंटरव्यू भी हो गया, लॉ पेपर भी हो गया और एसए पेपर भी हो गया। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी कुछ किसी को कुछ भी पूछना उछना हो तो पूछ लो अभी। क्लास स्टार्ट कर देंगे तो फिर बाद में हल्ला मत मचाना कि सर ये वाला बता दीजिए, नहीं मजा आ रहा है। एग्जाम का पूरा प्रोफार्मा पता हो गया सबको? हम शुरू करें? शुरू करें?
किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो भाई, नहीं तो हम तो करें। सर लगता आप भी दे रही हैं क्या स्क्रीनिंग टेस्ट? ओके, श्वेता जी आप दे रही हैं? माइक ऑन करके बोल दीजिए श्वेता जी, अगर आप बोल सकने में सक्षम हो तो। प्रिया होगी, कल्पना होगी, चलो कोई बात नहीं, मत बोलिए श्वेता जी। सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम जा रहे हैं फॉलो क्या पढ़ने, द आर्ट ऑफ जेस्चर राइटिंग। इज इट क्लियर? आप लोगों ने अगर जो हमने वीडियो भेजी थी क्लास ग्रुप में, उसमें से आपने 3 वीडियो था 3 टॉपर की, वो कौन थे? हमारे गाइड किए हुए लोग थे। इज इट क्लियर? आपने प्रिंस का सुना होगा, आपने उनका सुना होगा, क्या कहते हैं हम, मैं नाम भूल गया थे बच्चे का, शिवांश पांडे का सुना होगा, आपने रश्मीत कौर का सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? हम सब करो जिन लोगों ने सुना हो। कृतिका जी ने सुना है, किसी ने सुना नहीं है? सर लैपटॉप से कर रहे हैं, आवाज नहीं। अच्छा अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिचा आपने सुना ये तीनों? वो जी सर। बेटा वो कृतिका बेटा, वो तीनों सुनना है, तीनों सुनना है, तीनों में इंसाइट अलग अलग है, समझ रही हो? क्योंकि सिर्फ एक इंसान सारी इंसाइट नहीं दे सकता, उसमें बहुत सारी इंसाइट्स हैं, समझ रही हो कृतिका? उसमें हर चीज कृपा शंकर पांडे या लीगल नैरेटिव आपको ऐसे नहीं बता सकता है, क्योंकि वो लोग हैं जो फेस करके गए हुए हैं, वो लोग हैं जो फेस करके गए हैं। हमने जैसे जैसे आप लोग कल को फेस करके जाओगे, उसमें कृपा शंकर पांडे तो जाएगा नहीं, समझ रही हो बेटा कृतिका? तो आपका जो यूनिक एक्सपीरियंस होगा वो आने वाले बच्चों को सुनना चाहिए, समझ रही हो कृतिका? तो क्या करोगे आप लोग कि सुनोगे सब लोग जा करके, अगर अभी नहीं सुनोगे तो सुनोगे, क्योंकि बेटा जिस जिस बैटल फील्ड के लिए, जिस वार के लिए आप जा रहे हो, उस वार को उन्होंने लड़के जीत लिया है। इज इट क्लियर? हम सब करो, सब लोग मेरी वाली बात क्लियर हो, क्लियर हो तो बेटा जब वो जीत चुके हैं तो उनकी कहानी सुन लो ना, कि कैसे जीते थे वो। अगर वो जीते हैं तो आप भी जीतोगे, ये तो हमारी गारंटी है कि आप जीतोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लेकिन आप कितने प्रिपेयर्ड होकर के जीतोगे, कितना अच्छी रैंक से जीतोगे, अप टू यू, वेदर यू वांट टू वर्क फॉर इट और नॉट। कितने लोग हो जो तैयार हो मेहनत करने के लिए? कृतिका जी तैयार है, श्वेता जी तैयार है, दीप्ति अभी तैयार हुई है, श्रेया भी तैयार हो गई। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, रক্তিमा चंदा, आर यू लिसनिंग टू मी? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, यस सर। देखो अच्छा सबसे सबसे बड़ी चीज कि आप लोग उत्तराखंड वाले लॉ क्लबशिप का भी फॉर्म भर दो, सब लोग भर देना, मतलब जो अभी यहाँ यूपी बिहार और उत्तराखंड के हैं वो लोग फॉर्म भर देंगे सब लोग। 50,000 रुपए सैलरी है भाई, भर देना सब लोग। रক্তিमा चंदा आप आसाम से यहाँ नहीं आइएगा करने, मत भरिएगा, ओके? सर सर मुझे नहीं पता है सर ये सब कुछ भी सर, आपसे माध्यम से मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए नहीं है, आपके आसाम हाईकोर्ट में, गुवाहाटी हाईकोर्ट में अगर कुछ निकलेगा तब भरिएगा, नहीं तो कोई भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? नहीं सर, नहीं मैं फॉर्म नहीं भरूंगा सर। श्योर सर। हाँ ये सब बिल्कुल, फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जुडिशियल सर्विस पे फोकस कीजिए, आप जल्दी से आसाम में कहीं पर जज बनिए और फिर हम लोगों को बुलाइए नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए। इज इट क्लियर? नाउ ठीक है। द आर्ट ऑफ आंसर एसे राइटिंग। बेटा सबसे पहले ऐसे होता क्या है, पहले ये समझ लो सब लोग। कोई बताएगा कि ऐसे होता क्या है?
कोई? चलो रोहित मिश्रा आप बताओ, व्हाट इज ऐसे? रोहित सर मिश्रा निबंध को कहते हैं, निबंध को कहते हैं। एग्जैक्टली। मैं हिंदी बेटा नहीं पूछ रहा हूँ कि ऐसे की मीनिंग हिंदी होती है, ऐसे की मीनिंग निबंध होती है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज ऐसे, वो ऐसे नहीं, है क्या, उसकी हिंदी मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ। ऐसे का हिंदी मीनिंग होता है निबंध, एक जिसका सेकंड होता बेटा, कृतिका है एक सेकंड। बंधन रहित। ओके सर ओके ओके ओके। comprehensive हाँ सर अक्षय detailing बोलो। of सर comprehensive detailing of certain topics या respective topic जिसके बारे में बात हो रही है। वाह वाह सोनाक्षी, बहुत बढ़िया। ऋचा राय आप बताओ, क्या समझती हो ऐसे से? Sir, it's a write up about any specific topic in a comprehensive way. ओके ठीक है। हाँ कृतिका बेटा बोलो। फाइंड किया जाए, उसके बाद उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, फिर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट हो, फिर उसका जो प्रेजेंट सिनेरियो बताया जाए, स्टूडेंट क्या है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया कृतिका। दीप्ति आप बताओ, क्या समझती हो आप ऐसे से? ओके ओके, श्रेया बेटा आप बताओ। When a topic is given, we have to write everything about the topic in order to make the reader informed about that particular topic. ओके ओके, कोई और है जो बताना चाहता है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टॉपिक, सरिता जी बोल रही हैं कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी टॉपिक। ओके सर लता जी आप बताइए। क्या कह रही हो? ओके 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 ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत सर एक बढ़िया। सब पर्सनल लोग हाँ बोलो। सर एक पर्सनल वो टॉपिक या फिर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वो क्या समझता है या क्या नॉलेज उसको एक्सप्रेस करने ऐसे कहते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सुचित्रा आप भी कुछ बताना चाहोगे? हाँ दी बोलो 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 तुम्हें। एक ऐसी टॉपिक जिसपे पॉजिटिव निगेटिव प्लस अपना व्यू रखा ओके जाए। देखो देखो, सब लोग पहले ध्यान से समझो कि ऐसे होता क्या है। सब लोगों ने सही सही बताया है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझो कि व्हाट इज ऐसे। ओके, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बेटा, जब थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप समझ जाओगे, जब थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझ जाओगे, मोक्षदा बेटा आप सुन रही हो? जब एक बार आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझ जाओगे, उसके बाद में जब आप आंसर को लिखोगे यानी ऐसे को लिखोगे, तो आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करोगे। समझ रहे हो सब लोग? जैसे अभी किसी ने बताया, शायद कृतिका ने कहा कि किसी के टॉपिक के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट बताना है, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट बताना है, फिर इसका कंक्लूजन बताना है। ये बोला था ना कृतिका आपने? हाँ फिर वही वही एग्जैक्टली, गिवन सिनेरियो में वो चीजें बतानी है। ओके, दीप्ति जी ने भी ऐसे कुछ बताया, श्रेयानी जी भी ऐसे बताया, दुबे ने भी वैसे बताया। देखो ध्यान से सुनो, ऐसे का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक पर स्वच्छंद रूप से, स्वच्छंद मतलब अल्टीमेट फ्रीडम होनी चाहिए आपको अपना ओपिनियन रखने के लिए। ध्यान से सुनो, ऐसे का मतलब होता है बेटा कि इस टॉपिक पर, जो भी टॉपिक है, मान लो टॉपिक है यक्स, इस टॉपिक यक्स पर आप अपना एकदम फ्री ओपिनियन इसको हिंदी में, ऐसे को हिंदी में इसीलिए क्या कहते हैं ऐसे को हिंदी में? निबंध कहते हैं, निबंध। कितने लोग जानते हैं वाली बात कि निबंध कहते हैं? दीप्ति श्रेया आप लोग जानती हो नहीं जानती इस बात को कि निबंध कहते हैं? ऐसे निबंध बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें, इसको लिखते टाइम पे आपके ऊपर कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती
You are free to express. You are free to express your subjective knowledge. Your subjective knowledge. ध्यान से सुनो. Your subjective knowledge substantiated by, मतलब आप अपने subjective knowledge को बेटा, क्योंकि किसी एक चीज के ओपिनियन पे, किसी एक चीज के ओपिनियन पे बेटा, मतलब किसी एक चीज पे आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है. समझ रहे हो सब लोग ये वाली बात? इसीलिए जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है, इस सब्जेक्टिव ओपिनियन को बेटा क्या करना है? सब्सटेंशिएटेड बाय, सब्सटेंशिएटेड बाय ऑब्जेक्टिव डेटा. अब बताओ, जो डेटा होगा बेटा, डेटा आपके लिए भी सेम होगा. अगर मैं कहूं कि देयर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया इज 39. यस अग्रवाल, आर यू लिसनिंग टू मी? अगर मैं बेटा कह रहा हूं कि इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो कितनी है, डीके दुबे, अगर मैं कह रहा हूं कि जो हेल्थ सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी 100 है. ये जो डेटा होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी का, वो यसी के लिए भी, डीके दुबे के लिए भी, सोनाक्षी सिन्हा के लिए, सोनाक्षी सिन्हा कह रहा हूं, सोनाक्षी कश्यप के लिए भी, सबके लिए क्या होगा? सेम होगा. लेकिन इसके ऊपर अगर ओपिनियन देने की बात आएगी तो ओपिनियन कृतिका का कुछ अलग होगा, डीके दुबे का कुछ अलग होगा, सोनाक्षी का कुछ अलग होगा बेटा, क्योंकि ओपिनियन तो सब्जेक्टिव होता है ना. आप किसी टॉपिक को कितना अच्छे से समझते हो या किस एंगल से समझते हो, वो तो अलग होगा ना. मानते हो कि नहीं मानते हो वाली बात? कितने लोग मानते हो वाली बात? ये बात कितने लोग मानते हो? We are removing all background noise so no one ये बात सब लोग मान रहे हो? रोहित मिश्रा, आप बेटा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो वाली बात? अगर मैं कहूं, अगर मैं जैसे मान लो अभी क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद मैं फीडबैक मांगूंगा कि आप लोग क्लास के बारे में फीडबैक दो, तो उसमें बहुत लोग तो चुप हो जाओगे, कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे. फीडबैक मतलब कि मतलब भाड़ में जाए, इनसे हमें क्या लेना, हम पढ़ के चल जाएंगे अपना, इनको फीडबैक देने से हमारा क्या होगा, यही सोचते हो 90% लोग. कोई फीडबैक नहीं देते हो, अच्छी चीज है वो, करना भी नहीं चाहिए. आपका फीडबैक देने से क्या फायदा होगा? वही फायदा का नहीं होगा, फायदा होगा. लेकिन बेटा अगर मान लो कि कुछ लोग फीडबैक देते हैं, तो यही सेम क्लास, सेम कृपा शंकर पांडे, सेम लीगल नैरेटिव सबको पढ़ा रहा है, मेरी सेम आवाज सुन पा रहे हो सब लोग. इज इट क्लियर? हम सब करो करने वाली बात समझ रहे हो? लेकिन इस बारे में जो आपका ओपिनियन बन रहा है, इस बारे में जो आपका ओपिनियन बन रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है, वो सबकी डिफरेंट होगी, सबकी डिफरेंट होगी. किसी को लगेगा कि यार ये लड़का अच्छा पढ़ा दिया, किसी को लगेगा यार ये वाली चीज तो मैं पहली बार जान पाई हूँ, किसी को लगेगा यार क्या चुतिया बना रहा था 2 घंटे से. लगेगा कि नहीं लगेगा? सबको ऐसा कुछ लगेगा, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन होगा. लेकिन इस 2 घंटे की या 2.5 घंटे की क्लास में मैंने आपको 10 पॉइंट बताए या 11 पॉइंट बताए, वो तो सबके लिए सेम होगा ना, कि हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स 11 बताए. यानी कि जो ऑब्जेक्टिव डेटा है वो ऑब्जेक्टिव डेटा की तरफ सब्सटेंशिएट हो रहा है क्या आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन. इज इट क्लियर? बेटा ये जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन किसी रूल से, किसी रेगुलेशन से बंधा नहीं होता. बिकॉज our conscience has absolute freedom. Our conscience has absolute freedom. कितने लोगों ने, sorry, कितने लोगों ने आर्टिकल 25 पढ़ा है? आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोगों ने पढ़ा है? आप लोग नहीं पढ़े हो गूगल मीट वालों? आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े हो आप लोग?
बेटा उसमें उसमें जो पहला वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। वो फ्रीडम पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई फ्रीडम एब्सोल्यूट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीडम है, वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। हम अपने आत्मा में, हम अपने अंदर क्या सोच रहे हैं, किसी चीज को लेकर के हमारा क्या ओपिनियन है, इसमें हमको एब्सोल्यूट फ्रीडम दी जाती है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इज इट क्लियर? बेटा जिस चीज में आपकी एब्सोल्यूट फ्रीडम है, जिस चीज में आपकी एब्सोल्यूट फ्रीडम है, उस एब्सोल्यूट फ्रीडम को भी किससे सब्सटेंशिएटेड होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव डेटा से सब्सटेंशिएट होना चाहिए। if India is performing, if India is having secularism, then what is the subjective data to substantiate this point that India is having secularism? Is it clear? अब इसका सब्सटेंटिव डेटा ये हो सकता है कि इन इंडिया द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द बुद्धिस, द जैन्स and many other communities like Parsi Jews are residing together and sharing everything without any conflict. इंडिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर इलेक्शन हटा दिया जाए भारत से तो भारत में किसी से कोई वही नहीं है। इज इट क्लियर? तो डेटा क्या बताता है कि यहाँ पे वेरियस कम्युनिटी जो है वो कोएग्जिस्टेंस में है। तो इसमें सब्जेक्टिव ओपिनियन हमारा क्या बना कि इंडिया में तो क्या है, सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म पे सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। इज इट क्लियर? हम सब करो मेरी वाली बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो आप में से किसी को लगेगा कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज परफॉर्मिंग बेटर, किसी को लग सकता है कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज नॉट परफॉर्मिंग, किसी को लग सकता है कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज इन डेंजर, किसी को लग सकता है कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज द मोस्ट स्ट्रेंथेंड, मोस्ट पावरफुल सेक्युलरिज्म अक्रॉस द ग्लोब। ये है ना, ये फीलिंग आ रही है ना, समझ पा रहे हो ना? तो इस चीज को बेटा फ्रीली एक्सप्रेस करना क्या है? ऐसे है जिसमें आपको कोई भी कुछ भी सोचना नहीं है कि हम क्या करें, निबंध है, उसमें आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आप अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन को ऑब्जेक्टिव डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करते करते क्या कर सकते हो, सबको आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो एक कॉपी पर, एक पेपर पर, विद इन द वर्ड लिमिट। देखो ऐसे लिखते टाइम बेटा कभी भी जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि राइट दिस ऐसे इन 500 वर्ड्स, तो 600 में मत लिख देना, तो 600 में मत लिखना। मतलब कि अगर आपको 500 वर्ड में आपका ओपिनियन किसी टॉपिक पर लिखने को कहा जा रहा है तो स्टिक टू दैट 500 वर्ड्स। इज इट क्लियर? अब हम ये आपको मैंने ऐसे समझा दिया कि ऐसे क्या होता है। ऐसे मतलब किसी भी टॉपिक पर आप क्या करोगे, निबंध करोगे। निबंध मतलब कोई भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हो। You are expressing your subjective opinion freely while substantiating that subjective opinion through objective data. Is it clear to everyone? Now, what is the? अगर ये मैं बता रहा हूं कि there is no restriction upon expressing your subjective opinion, तो बेटा इस subjective opinion को कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो उस रुक जाइए, इंटर कर लेता हूं नेहा गुप्ता जी को। तो इस सब्जेक्टिव ओपिनियन को आप कैसे वो करोगे, क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करोगे कैसे? जैसे बेटा सब लोग ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, शर्मिलता भी ह्यूमन है, सरिता जी भी ह्यूमन है, धर्मेंद्र जी भी ह्यूमन है, लेकिन सब लोग डिफरेंट है, लेकिन सब में क्या है, एक चीज कॉमन है। सब में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि सिर सबका ऊपर लगा हुआ है, टॉर्सो सबका टॉर्सो पे लगा हुआ है, पैर सबका पैर पे लगा हुआ है। कि किसी का ऐसा है कि पैर ऊपर लगा हुआ है सिर नीचे, किसी का है ऐसा? कोई है ऐसा जिसका पैर नीचे हो, सॉरी पैर ऊपर हो सिर नीचे हो? क्लास में कोई है? इसका मतलब इवन आफ्टर ध्यान से सुनो सब लोग,
बहुत ध्यान से सुनो। Even after having same structure, following same rule of procedure, सब लोग एक ही प्रोसीजर से पैदा हुए हैं, सब लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम है। अगर कोई मेल है तो मेल जैसा है, उसके उस शरीर में भी उतनी ही बॉडी पार्ट है, उसका भी सिर है, पैर है, जो भी है। जो एक फीमेल है उसका भी सब कुछ वैसे है, तो फीमेल में वो सारी चीजें हैं। लेकिन बेटा कोई होता है, कोई बहुत सुंदर लगता है, और कोई होता है कि उसको देख करके उल्टी करने का मन करता है। होता है, ऐसा नहीं होता? कितने लोग हैं वाली मेरी इस बात से एग्री करते हैं? कितने लोग हैं मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो कि कोई होता है, देखो है सबके पास, सिर है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन उसी मतलब सब कुछ उसी उसमें कोई ऐसा होता है जिसको देख के कहे वो अरे भाई मतलब क्या भगवान ने क्या बनाया है, मतलब भगवान ने इसको बना के रिन साबुन से हाथ धोया कि इसके बाद ऐसा किसी पीस को नहीं बनाऊंगा। और किसी को देख करके ऐसा लगता है यार मतलब भगवान इतने क्लियर कैसे होते, इसको नाजायज बना दिए। समझ रहे हो ना सब लोग? तो हमको अपने इस आंसर राइटिंग को मतलब ऐसे को लिखते टाइम पे बेटा कृतिका कौन से वाले को बनाना है, कौन से वाले ऐसे को बनाना है, आप बताओ। अगर आप भगवान होती तो कौन सा वाले ऐसे बनाती आप कृतिका? बेटा कृतिका आर यू लिसनिंग टू मी? क्या कह रही हो? एक बार और फिर से बोलिए ना। मैं क्वेश्चन बेटा ये पूछ रहा हूँ, अगर आप भगवान होती तो आप इन दोनों में से किसको बनाना प्रेफर करती? सुंदर वाले को कि उस वाले को कि जिसको देख करके हमें वॉमिटिंग भी ना आए? बताओ। सुंदर वाले को बनाती। इसीलिए इस यसे को बनाने के लिए आप क्या हो? आप भगवान हो। इस यसे को बनाने के लिए, इस यसे को लिखने के लिए कौन हो आप? कौन हो टीचर आया? भगवान। एग्जैक्टली बेटा आप भगवान हो। आपके हाथ में कलम है। आप क्या करो, उसको सुंदर ऐसा बना दो कि जब वो देखे, जब एग्जामिनर देखे तो क्या हो जाए, हाईली इम्प्रेस्ड हो जाए, उसका मन एकदम प्रसन्न हो जाए। हाँ क्या बढ़िया लिखा है भाई इस बच्चे ने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कितने लोग भगवान हो अपने ऐसे के? हम सब करो। दीप्ति भगवान हो गई, सहिता, सौम्या, रोहित। आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना कि क्यों मैं आटा ऐसे राइटिंग में? क्योंकि बेटा सब लोग वही मटेरियल यूज करेंगे, सब लोग सेम चीज पढ़ के जाएंगे, लेकिन बेटा डिफरेंट क्या होगा? अरे क्या हो रहा है? हाँ। लेकिन बेटा उसमें डिफरेंट क्या होगा कि आप उस मटेरियल को, सब कुछ मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, सबके पास नॉलेज है, सबके पास लीगल नैरेटिव का एक्सेस है, लेकिन उस चीज को आप कैसे डिजाइन करोगे, कैसे शेप दोगे, वो सब कुछ किसके हाथ में? आपके हाथ में, भगवान के हाथ में। तो भगवान क्या करेगा? भगवान 11 स्टेप ऑफ क्या फॉलो करेगा भगवान? The God of Yase, that is you people, will follow the 11 step of Yase writing. और ये 11 स्टेप क्या होंगे? ये बेटा 11 स्टेप क्या होंगे? हम प्रोवाइड करेंगे बाय लीगल नैरेटिव। लिख लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचा राय सुन रही हो आप? एक बार हमने एक क्लास और लिया हुआ था ऐसे राइटिंग पे, उसमें हमने बात समझाई थी, समझ में आई थी उसमें कुछ सबको, लेकिन वो दूसरे लेवल की क्लास थी। आज क्या है? आज दूसरे लेवल की क्लास है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें नहीं बताई थी, तो सारी चीजों की हम क्या करेंगे इसमें? आज सब कुछ बताएंगे, नई चीज बताएंगे।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेडी हो सब लोग? शुरू करें अपना हम 11 स्टेप। देखो ये कोई भी, क्योंकि आप लोग सिर्फ ये लॉ क्लर्क बन के नहीं रह जाओगे ना जिंदगी में। लॉ क्लर्क एक टेम्पोररी मतलब 12 महीने का कॉन्ट्रेक्चुअल वो है, इसमें आप 25,000 रुपए महीने पाओगे बेटा, तो उससे कुछ होगा तो है नहीं। आपको कुछ परमानेंट चाहिए, उसके लिए आपको जुडिशरी या एपीओ का एग्जाम देना होगा, और उसमें भी ऐसे लिखना होता है। तो ये रूल जो आज हम पढ़ाएंगे वो कहाँ फॉलो करोगे आप लोग? हर जगह फॉलो करोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंसल्ट कर दो एक बार, हम शुरू करें। तो पहला स्टेप बेटा है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। सब लोग जो पहली क्लास कर चुके हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये बेटा इसलिए ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको, क्योंकि रेफरेंसिंग मेमोरी एक चीज होती है। कितने लोगों ने रेफरेंसिंग मेमोरी वर्ड सुना हुआ है? दीप्ति, दीप्ति आपने सुना है? दीप्ति, दीप्ति पाठक, एक सेकंड। दीप्ति पाठक बेटा बताओ, रेफरेंसिंग मेमोरी कहाँ पे पढ़ा सुना है आपने? ओके, कोई बात नहीं बेटा। किस किस एक्ट में सुना है आपने? दीप्ति बताओ किस एक्ट में सुना है आपने रेफरेंसिंग मेमोरी? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। Section 159 of the Indian Evidence Act 1872 talks about referencing memory. Talks about referencing memory मतलब होता है जो चीज आपने कभी पढ़ी है, लिखी है, जो कुछ भी की है, तो उस चीज को फिर से क्या करना? रिवाइज करना। कब रिवाइज करना? जब आप क्या करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड काम करने जा रहे हो। अभी आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट देने जा रहे हो 10 दिन में, तो बेटा इस 10 दिन में अगर स्क्रीनिंग टेस्ट देने जा रहे हो तो इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। नहीं रिवाइज करोगे आपको सिर्फ इतना याद आएगा कि देयर आर 10 स्टेप्स ऑफ 11 स्टेप्स ऑफ आंसर राइटिंग, सॉरी एसे राइटिंग, लेकिन आप वो 11 स्टेप है क्या वो याद नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, इसको सबको फॉलो करना है, और आप भगवान हो अपने एसे राइटिंग के। उस एसे राइटिंग में आप अगर कोशिश करोगे तो फुल मार्क्स पा सकते हो। जैसे शिवेश यादव, शिवांश पांडे, रफीक कौर, इन लोगों ने पाया था पिछली बार। कितने लोग फुल मार्क्स लाने के लिए तैयार हो? दीप्ति पाठक लेके आएगी, मुझे पता है, क्योंकि ये सबसे नंबर 1 पे हम सब करती है, बहुत अच्छा लड़की है। देखो बेटा नंबर 1 क्या है कि जो भी टॉपिक दिया जाए आपको, टॉपिक कई बार हो सकता है एक वर्ड का हो, तो एक वर्ड के टॉपिक को क्या होता है? पहला स्टेप ध्यान से सुनो, पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक को लीगल नैरेटिव हमेशा कहता है प्रॉम्प्ट। इस टॉपिक को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं लीगल नैरेटिव में, लीगल नैरेटिव की लैंग्वेज में हम इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। बेटा आपको जब भी कोई टॉपिक दिया जाएगा, क्योंकि उसी टॉपिक पे तो आपको अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन सब्सटेंशिएटेड बाय ऑब्जेक्टिव डेटा करना है ना। I'm sorry। तो क्या करना होगा आपको? सबसे पहले उस टॉपिक को खूब अच्छे से समझना होगा। क्या करना होगा? खूब अच्छे से समझ। अब मान लो अगर एक ही वर्ड का टॉपिक है, मान लो आपको दे दिया योगा, योगा ये टॉपिक दे दिया और कहा कि इस पे ऐसे लिखो, तो बेटा इसको तो समझने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर इससे बड़ा टॉपिक दे दिया कि योगा इन 21st century reinvigorating the mind and body of the performing individual, मतलब कि जो भी योगा का परफॉर्म कर रहा है उसकी बॉडी को और माइंड को क्या कर दे रहा है? रीइन्विगोरेट कर दे रहा है, मतलब एकदम उत्तेजित कर दे रहा है, मजबूत कर दे रहा है। अब क्या होगा? बेटा आपको
उस टॉपिक को समझना होगा, उस टॉपिक को क्या करना होगा, समझना होगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनो, इस टॉपिक को समझने के लिए आप क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, ब्रेक डाउन टॉपिक, ब्रेक डाउन द टॉपिक, टॉपिक को ब्रेक डाउन कर लो और इंश्योर करो, ब्रेक डाउन द टॉपिक एंड इंश्योर that you are addressing every aspect of that topic. अगर बेटा आपसे टॉपिक में क्या कह रहा है कि योगा इन 21st सेंचुरी, जो योग है वो 21वीं शताब्दी में, 21वीं सदी में कैसे शरीर को और मस्तिष्क को रोमांचित और बलवान बनाता है। अगर योग, तो आपको इस टॉपिक में बेटा क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करना है और ये इंश्योर करना है कि उसमें जो 21st सेंचुरी का एस्पेक्ट है उसको कवर करो, उसमें मेंटल हेल्थ का जो एस्पेक्ट है उसको भी कवर करो, उसमें जो फिजिकल हेल्थ का एस्पेक्ट है उसको भी कवर करो और उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उसको भी कवर करो। ये समझ रहे हो सब लोग? थम्स अप करोगे ये वाली बात समझ रहे हो? तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। तो टॉपिक मिले और बहुत लंबा सा टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक आपने कभी देखा नहीं है, तो उसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, सारे स्टेप को ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना है। तोड़ने के बाद में ये इंश्योर करना है कि आपने सारे उसके एंगल को टच किया, सारे एंगल को बेटा टच किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? नंबर 2, बहुत ध्यान से, जो ये नंबर 2 स्टेप है ये यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 2 एस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखते रहो, जो लोग मतलब नहीं लिखे के हैं वो लिखते रहे, और जो पहले लिख चुके हैं मेरा वो सिर्फ सुने और समझे। नंबर 2, second step, this class is about art of essay writing। किसी को कुछ भी ना समझ में आए तुरंत पूछ लिया करना। समझ रही हो बेटा दीप्ति, रिचा, सब लोग समझ रहे हो वाली बात? कुछ भी शर्माने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आएगा तुरंत क्या कर लेना है, आपको पूछ लेना है। इज इट क्लियर? सोनाक्षी माइक ऑन करके बोलो बेटा। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो बेटा सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है ब्रेन स्टॉर्मिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके मतलब इसको अगर आप मिस कर गए तो आपका ऐसे क्या कर जाएगा, आपका ऐसे क्या कर जाएगा। मान लो वो क्या कहते हैं, कोई माइक ऑन करो, कौन बोलना चाहेगा मेरे क्वेश्चन का, कौन आंसर करना चाहेगा? मैं देखता हूँ सो मोटो कौन कहता है, सो मोटो कौन आंसर करना चाहेगा? कोई माइक ऑन करके बोलो कि मैं करना चाहूंगी या चाहूंगा। देख रहे हो, बिना कहे नहीं करेंगे। रुक जाओ, मैं मोक्षिता से पूछता हूँ। मोक्षिता बेटा आप माइक ऑन करो। सर बेटा ये बताओ कि आप एक्सरसाइज करती हो डेली, मान लो कि आप जिम ज्वाइन कर ली हो, ठीक है? आपने क्या ज्वाइन किया मोक्षिता? अभी जिम ज्वाइन किया, और आपका ट्रेनर क्या करता है आपको? आपका ट्रेनर आपको रोज बाइसेप मरवाता है, रोज आप बाइसेप लगा के आती हो, मतलब 2 घंटे, 2.5 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट, जो भी आप जिम में रहती हो,
क्या करती हो बेटा मोक्षदा? सिर्फ और सिर्फ बाइसेप मारती हो। ठीक है, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। 6 महीने में मोक्षदा का जो बाइसेप है भैया कैसा है? मतलब ऐसा है कि ऐसे करके चाहे तो दीवार तोड़ दे। समझ रहे सब लोग? अब क्या होता है, इनके बॉडी के, इनका पैर देखा, पैर ऐसा हो गया है कि मतलब जैसा था वैसे ही है या कमजोर है। मतलब अगर पैर पे तुम मार दो, मतलब कोई दूसरा मार दे तो इनका पैर टूट जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर किसी से पूछा जाएगा, अगर किसी से पूछा जाएगा कि वेदर मोक्षदा इज फिट और अनफिट, तो क्या आंसर आएगा मोक्षदा? बताओ। मोक्षदा बोलो, वो फिट होगी आप कि अनफिट हो जाओगी? क्या बेटा? बेटा अनफिट हो जाओगी। आपका सिर्फ बाइसेप बना हुआ है और बॉडी पार्ट में से कुछ है नहीं है। आप सिर्फ बाइसेप कर रही हो, आपका लेग और सब कुछ क्या है? बेकार है। मतलब अगर कोई छू ले तो मर जाओगी, लेकिन अगर आप बाइसेप से, अगर हाथ से छू लो तो वो मर जाएगा सामने वाला। ये बात समझ रहे हो सब लोग? तो इसलिए हम जब भी करें बेटा बॉडी की एक्सरसाइज करते टाइम, जैसे हमें सारे बॉडी पार्ट का, सारे ऑर्गन का क्या करना होता है? ध्यान रखना होता है। लाइकवाइज हमको अपने आंसर राइटिंग के, ऐसे राइटिंग के टाइम पे सारे एस्पेक्ट का ध्यान रखना होता है। सारे एस्पेक्ट मतलब कि हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब हमको अपने दिमाग को झकझोर के रख देना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। मान लो फॉर इंस्टेंस योगा से रिलेटेड हम जितनी चीजें सोच सकते हैं सब सोच लेना है अपने दिमाग में, बिल्कुल दौड़ा दो एकदम। समझ रहे हो सब लोग कि जो कुछ भी सोच सकता है, लेट इट थिंक। समझ रहे हो बेटा? यस सर। ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब इसी योगा में हमने अभी इसको ब्रेक डाउन किया पहले स्टेप में बेटा मोक्षदा। हमको क्या क्या निकल गया है कि हमको 21st सेंचुरी डील करनी है, मेंटल एस्पेक्ट डील करना है, फिजिकल एस्पेक्ट डील करना है, फिर ओवरऑल डील करना है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में बेटा क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम 21st सेंचुरी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हम बताएंगे योगा के बारे में। समझो ध्यान से सुन लो। जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी सेकेंड स्टेप पे, पहले स्टेप पे हमने ब्रेक डाउन कर लिया अपने टॉपिक को कि उस टॉपिक में कौन कौन से एंगल हमको डील करने हैं। अब उस एंगल एस्पेक्ट में, उस टॉपिक में, उस प्रॉम्प्ट में, उस हर एक टॉपिक में किस किस चीज को डील करना है, इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। थिंक 360 डिग्री। ब्रेन स्टॉर्मिंग थिंकिंग 360 degree about any topic। ये बात समझ रहे हो सब लोग? कंसेप्ट करो अगर समझ रहे हो तो। कृतिका समझ रही हो बात बेटा? क्या नहीं दिख रहा है बेटा? कृतिका आप वेबएक्स पर ज्वाइन कर सकती हो तो कर लो। कर सकती हो, अगर आपके यहाँ नेट हो तो उस पे वेबएक्स पे ज्वाइन करो। क्योंकि हम इस पे जो चला रहे हैं ये फोन से चल रहा है और वेबएक्स पे कैमरे से चल रहा है। अब दिखा? अभी दिख गया? हाँ, मैं कह रहा हूं बेटा जब ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। अब इसमें हमको, मैंने क्या बोला था, टॉपिक का नाम बोला था योगा इन 21st सेंचुरी एंड इट्स मेंटल एंड फिजिकल बेनिफिट एंड ओवरऑल बेनिफिट। मान लो ये टॉपिक का नाम था। उस टॉपिक को हमने पहले स्टेप में क्या क्या तोड़ा कि व्हाट इज द इंपैक्ट इन 21st सेंचुरी, मेंटल एस्पेक्ट में क्या होगा, फिजिकल एस्पेक्ट में क्या। अब इस 21st सेंचुरी में कौन कौन सी बातें आएंगी? नंबर 1 2 3 4 5। इन बातों को हम क्या किसमें सोचेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग में सोचेंगे। बेटा कभी भी जब आप एग्जाम देने जाते हो,
आपको एक रफ पेज जरूर मिलता है, रफ पेज जरूर मिलता है। उस रफ पेज में हम क्या करेंगे, ये सब काम करेंगे। उस रफ पेज में हम क्या करेंगे, ये सब काम करेंगे। अब हमने सोच लिया, हमने सोचा, क्या सोचा बेटा, कि 21st सेंचुरी में इंडिया के एफर्ट से, इंडिया के एफर्ट से योगा को क्या बना दिया गया, योगा का इंटरनेशनल योगा डे बना दिया गया। इंटरनेशनल योगा डे बताओ कब आता है कृतिका? अरे बेटा लिखना पड़ेगा, ये योगा होगा आएगा ऐसे में तो लिखना पड़ेगा। बिल्कुल मोक्षदा, 21 जून। समझ रहे हो सब लोग? अच्छा ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा भारी हो जा रहा है। मैं कोई आसान टॉपिक लूं, कोई आसान टॉपिक लूं समझाने के लिए? नहीं सर, ठीक कृतिका है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, दुबे, रुक जाओ। सब लोग अपना अपना ओपिनियन बताओ। डीके दुबे ने बता दिया, ऋचा राय आप बताओ, कोई दूसरा टॉपिक ठीक है लूं सर, आसान सा? कंटिन्यू करिए। हाँ सोनाक्षी आप भी बता दो। सर ठीक है, अब मुझे लगता है एआई लेना चाहिए था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। हाँ। उमा जैसवाल बेटा आप भी बता दो। उमा जैसवाल चुप है, एकदम नहीं बोल रही है। इधर से दीप्ति आप बताओ, कोई दूसरा टॉपिक ले लूं समझाने के लिए? ओके श्रेया बेटा आप भी बता दो। कृतिका आप बताओ। ओके इसका मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, अगर बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हमको क्या करना है, समझना है चीजों को। हमको ये सिर्फ एक सैंपल है, एक एग्जाम्पल है। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इनकी जगह पर। क्यों आप लोग चीज करो, आप बताओ। विमेन ले कहो तो सुसाइड ले ले, सुसाइड को भी हटा दिया गया है अपने बीएनएस से। या एडल्ट्री ले सकते हैं, एडल्ट्री को भी हटा दिया गया है। या ये क्या कहते हैं, सेम सेक्स मैरिज को ले सकते हैं। ये सब भी बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है, इस पर इससे आ सकता है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ले सकते हैं। जो कुछ भी अगर आप लोग को इसमें थोड़ा वो हो रहा हो तो तुरंत टॉपिक चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी पर भी ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो। कोई लॉ से रिलेटेड ही हाँ। टॉपिक लीजिए, कोई लॉ से रिलेटेड ही टॉपिक लीजिए। बेटा ये योगा पिछली बार पूछा जा चुका है, पिछली बार ऐसे में आया हुआ था तुम्हारे लॉ कलेक्शन के एग्जाम में। हम इसलिए इस लोगों को ले रहे हैं। हाँ तो ठीक है, फिर इसी को करें। समझ रहे हो? अच्छा लॉ से रिलेटेड कौन सा टॉपिक ले लें, चलो बताओ सोनाक्षी। सर यूसीसी ले सकते हैं आप, अभी जो चेंजेस हुए यूसीसी ले हैं। सकते हैं, चलो चलो यूनिफॉर्म सिविल कोड तुमने रिकमेंड किया, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लेता हूँ। पूरा पूरा बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, अगर तुमको अगर टॉपिक पूरा बताना होगा तो क्या बताओगी सोनाक्षी बताओ। मैं टॉपिक यहाँ पे ब्लू पेन से लिखूंगा, बोलो टॉपिक। यूनिफॉर्म सिविल पे कोड पे अगर कोई टॉपिक बताना चाहे तो बता सकता है, अपार्ट फ्रॉम सोनाक्षी। बताओ भाई। क्या भारत में हाँ यूसीसी चलो लागू क्या होना जरूरी है? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, डीके तुम्हें क्या भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए यही कह रहे हो ना? नहीं, क्या भारत में यूसीसी लागू होना जरूरी है? अच्छा ठीक है हो गया। हाँ दीप्ति आप कुछ बोल रही थी बेटा, बोलो। ओके ओके एक मिनट दीप्ति बेटा, आप फिर से सब ये बात फिर से बोलो, मैं यहाँ पे लिखूं। बोलो फिर से बोलो, एक सेकंड। कंटेंशंस एंड चैलेंजेस, और बोलो। बैलेंसिंग right to, okay, balancing right to equality or and
फ्रीडम ऑफ रिलीजन और क्या क्या कंफ्यूजन क्या बोल रही हूँ? अच्छा 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 कंफ्यूजन कंक्लूजन कंक्लूड यही कहना चाह रही हो ना दीप्ति, यही कहना चाह रही हो? ओके। अब जैसे इस टॉपिक में जो डीके दुबे आप कहना चाह रहे थे कि क्या इसकी जरूरत है कि नहीं है यूसीसी की इंडिया में, वो सब कवर्ड हो जाएगा इसमें। Consensus and challenges balancing the right to equality and freedom of religion। बेटा राइट टू इक्वलिटी जो अपने इसमें है, किसमें? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सब में राइट टू इक्वलिटी है। ये बात पता नहीं पता सबको? कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ आर्टिकल 14 में ही राइट टू इक्वलिटी है? राइट टू इक्वलिटी अपने 14, 15, 16, 17, 18 सब में है। और राइट टू रिलीजन जो है, राइट टू रिलीजन क्या है, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कहाँ कहाँ किस किस आर्टिकल में है कोई बताएगा? 25 से लेके 30। ओके, और कोई? 25 से लेके 28। ओके, और कोई? सुचिता आप बताओ। सुचिता सिंह, अरे भैया। हाँ दीप्ति आप बताओ। राइट टू फ्रीडम ऑफ 25 to 28। ओके, कृतिका आप बताओ। ओके, ये अच्छा, ये यूसीसी का कंटेंट में इस पे लिखना है दीप्ति कि खाली है इसी यही टॉपिक है? क्या मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये इसको यूसीसी का कंटेक्स्ट में इसको मतलब लिखना है इसमें से कि खाली इतना ही टॉपिक है? ओके ओके ओके, ठीक है। कंटेंसस एंड चैलेंजेस, बेटा इसमें कंटेंसस ये आता है, देखो अब इसको सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लगाएंगे इस पे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कोई बताए? दीप्ति बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप है कि अंडरस्टैंड द टॉपिक, understand the topic and break down the topic so that कि इसके जितने भी एस्पेक्ट है उसको क्या कर ले, हम टच कर ले, कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना। तो इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहला ब्रेक डाउन में बेटा पहले स्टेप में क्या आएगा इसमें इसका मतलब आएगा हम कंटेंशंस देखेंगे कि यूसीसी को लेकर के पहला चीज इसमें हमें क्या देखना है? कंटेंशंस देखना है। दूसरा चीज यूसीसी को लागू करने के लिए इंडिया में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, नंबर 2 चैलेंजेस देखेंगे। नंबर थर्ड क्या होगा? बैलेंस करना है किसकी चीज को? बैलेंसिंग बिटवीन राइट टू ऐसे ही समझ लेना सब लोग, इक्वालिटी एंड रिलीजन। मतलब कि हमको इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार में और धर्म के अधिकार में क्या देखना है? बैलेंस करके दोनों को देखना है। इज इट क्लियर? और इस पे हमको अपना क्या देना है? कंक्लूजन देना है कि व्हाट वी थिंक, मतलब नंबर 4 अपना ओपिनियन। अब देखो ध्यान से सुनो सब लोग, मैंने ऐसे को डिफाइन करते टाइम पे क्या बताया था? ये सब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव ओपिनियन है सब्सटेंशिएटेड बाय ऑब्जेक्टिव डेटा। इन सब में कि कंटेंशन किस बात में है वो ऑब्जेक्टिव है, चैलेंजेस क्या है वो ऑब्जेक्टिव है, बैलेंस कैसे करोगे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो सब ऑब्जेक्टिव को मिला करके
जो जो सब चीजें लिखोगे बेटा वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा सब्जेक्टिव व्यू आ जाएगा। और वही है फिर। ये वाली बात समझ में आ रही सबको? तुम सब तो मेरी वाली बात समझ पा रहे हो तो? ठीक है। सेकंड स्टेप अपना कहता है कि ब्रेन स्टॉर्म करना है हमें उस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक के बारे में अब ये हमने ब्रेक डाउन कर लिया। अब हम एक एक चीज को पकड़ेंगे। अब हम कंटेंशंस को पकड़ेंगे। कंटेंशंस किस किस चीज को लेकर के हो सकते हैं? दीप्ति बताओ, यूसीसी को लेकर के क्या क्या कंटेंशंस है? नंबर 1 बताओ। बेटा फिर से, बेटा फिर से बोलो, मैं थोड़ा कम सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बोलो। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई इधर से बताएगा विवेक पे? बहुत बढ़िया दीप्ति, बताओ कोई। ऋचा राय बताओ आप। सर यूसीसी को सोनाक्षी? लेके यही कंटेंशन हो सकता है कि नेशनल इंटीग्रेशन और जो नेशनल इंटीग्रेशन का एक रिक्वायरमेंट है, क्या यूसीसी उसको फुलफिल करेगा? क्या नेशनल इंटीग्रेशन को क्या करेगा वो? उसका जो नीड है, जैसे वन नेशन वन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसको अचीव कर पाएगा यूसीसी एक्चुअल में? ओके ओके। और सर एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है पहले से, और जो मॉडर्निटी, इंटरकास्ट रिलीजन मैरिज जो मॉडर्निटी है, ओके उसमें बैलेंस बना ठीक है। पाएगा कि नहीं बना? ओके। और चलो कोई बात नहीं। हाँ सोनाक्षी आप बताओ। सर जो पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि मुस्लिम लॉ में और हिंदू लॉ में मेंटेनेंस को लेके जो डिफरेंसेस हैं, मुस्लिम वुमेन्स को जो राइट्स दिए गए हैं और हिंदू वुमेन्स के राइट्स को लेके जो डिफरेंसेस है, उसमें मुस्लिम लॉ में वुमेन ज्यादा सफर कर रही हैं, तो वो सब चीज इक्वल बहुत करने बढ़िया के लिए बहुत बढ़िया challenges। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इस देखो, सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दे दिया। इसका मतलब सबका ओपिनियन अभी अभी डिफरेंट आया है। कोई भी किसी का सेम नहीं है, ना दीप्ति का सेम है, ना ऋचा का, ना सोनाक्षी का। अगर मैं डीके दुबे से पूछूं तो उनका भी सेम नहीं आएगा। चलो बता दो डीके दुबे, रविंद्र कुमार दुबे बता दो अगर बताना चाहो तो। क्या सर? कि बेटा कंटेंशंस क्या है इस यूसीसी को लाने में, क्या कंटेंशंस है? एक तो रीजनल। कंटेंशंस मतलब होता है कि मतलब उसमें अड़चने क्या है, बाधाएं क्या, मतलब किस बात को लेकर के झगड़ा हो रहा है? रीजन सर, धर्म के लेके और अपनी ठीक है, अपनी चलो सभ्यता का पालन करने में, ठीक है। प्लस जो लोगों के बीच में है अपनी अपनी मान्यता को लेके, वो कंट्रोवर्सी है, वो इक्वलिटी नहीं कंट्रोवर्सी है, आएगी। ठीक है। लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं हो पा रहे। ओके बस ऐसे ही और चलो। कोई। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा इसमें कंटेंशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कंटेंशन ये है कि क्या ये जो रिलीजन है सबका, ये इस सबको क्या सिंक्रोनाइज कर देना चाहिए? क्योंकि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, क्या उसको सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए? कंटेंशन है। कुछ लोग कह रहे हैं कंटेंशन क्या होता है? कंटेंशन नहीं होता है फैक्ट इन इश्यू जिसे हम कहते हैं। कोई एक पार्टी होगा जो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा,
और दूसरा पार्टी उसको क्या करेगा बेटा, डिनाई करेगा। जब ये चीज होगी तो इसका मतलब वो कंटेंशन में आ गया। समझ रहे हो दीप्ति? कंटेंशन किसे कहते हैं? कंटेंशन उसे कहते हैं जब एक पार्टी उसको क्या करे, एंडोर्स करे, और दूसरी पार्टी क्या करे, उसको रिजेक्ट करे। मतलब कि पहला चीज, लोग जो अभी इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है, दैट इज हिंदूज, दे आर सेइंग, क्या कह रहे हैं वो कि ये होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि वैसे भी जो 90%, 90 के 100% जो हिंदुओं के लॉ है उसको कोडिफाई कर दिया गया है। तो इनका मानना है कि अगर हिंदुओं का कोडिफाई किया गया है, सबका कोडिफाई होना चाहिए, सबका कोडिफाई करके और एक एक रूम में सबको इक्वलिटी पर ला करके खड़ा कर देना चाहिए। तो कंटेंशन ये है, रिलीजन का कंटेंशन है कि देखो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं दीप्ति, समझ रही हो बेटा? हम सब लोग मिलके अभी क्या कर रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, सेकंड स्टेप पे है। मतलब कि रिलीजन का कंटेंशन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर टू रीजन का डिफरेंस है। किसी रीजन में कहा जा रहा है कर दो, किसी रीजन में कहा जा रहा है ना करो। जैसे आप लोगों को पता होगा अगर, तो उत्तराखंड ने इसको क्या कर दिया, बिल बना के लागू भी कर दिया, एक्ट बना के लागू कर दिया है। कितने लोगों को ये बात पता है कि यूसीसी लागू हो चुकी है वहां पे? यस सर। और इसके पहले कहाँ लागू थी? गोवा में लागू थी। गोवा में। मतलब ये कंटेंशन किस चीज का, रीजन का कंटेंशन। कुछ रीजन वाले क्या कह रहे हैं कि लागू कर लो, और कुछ कह रहे हैं कि ना लागू करो। तीसरा क्या कंटेंशन हो सकता है? पॉलिटिकल कंटेंशन हो, पॉलिटिकल कंटेंशन। कुछ लोग कह रहे हैं कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं करो। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कह रही है कि हम नहीं आने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM वो कह रही है हम नहीं आने देंगे। समझ रहे हो सब लोग? तुम सब करो अगली वाली बात, समझ रहे हो कंटेंशन क्या हो रहे हैं? सोशल कंटेंशन है, सोशल कंटेंशन है कि सोशल कंटेंशन बेटा इसमें ये है कि जो सोसाइटी के अपर स्टेटा के लोग हैं, अपर स्टेटा के लोगों कह रहे हैं लागू कर दो, जो मिडिल या लोअर स्टेटा के लोग हैं कह रहे हैं ना लागू करो। यही अपर स्टेटा में से कुछ लोग इनको बरगला दे रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए, नहीं तो तुम खतरे में आ जाओगे। समझ रहे हो सब लोग? तो रिलीज हमको ऐसे एस्पेक्ट में ऐसे डील करना होता है, ये हम निकाल ले। इसमें 360 डिग्री एक्स्ट्रा सोच रहे हैं कि रिलीजियस का एस्पेक्ट क्या होगा, रीजनल एस्पेक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा, सोशल एस्पेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हो सकता है, जो इकोनॉमिकली एफ्लुएंट है वो कह रहे हैं लागू कर दो, जो कमजोर है वो कह रहे हैं ना लागू करो, जो एफ्लुएंट है वो कह रहे हैं लागू कर दो, और जो नहीं एफ्लुएंट है वो कह रहे हैं क्या कहते हैं ना लागू करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम सब करो अगर ये वाली बात समझ पा रहे हो हमारी। दीप्ति, मोक्षदा, यसी, ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या ये वाली बात? नंबर 2, सेम चीज हम किस पे अप्लाई करेंगे? चैलेंजेस पे। सेम चीज हम किस पे अप्लाई करेंगे? बैलेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड रिलीजन पे। सायरा बानो का केस, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कितने लोगों ने सुना है? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस कितने लोगों ने सुना है? डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कितने लोगों ने सुना है? सरला मुद्दल कल्याणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सारे केस बेटा क्या है? ये सारे केस बार 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 कहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इक्वालिटी प्रिवेल्स ओवर रिलीजन, इक्वालिटी प्रिवेल्स ओवर रिलीजन।
सरला मुद्गल कल्याणी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही था ना केस का नाम? दीप्ति नाम बताओ केस का बेटा। इस केस में क्या कहा जाता है? इस केस में कहा जाता है कि अगर अगर कोई एक पर्सन है वो सिर्फ इसलिए रिलीजन अपना चेंज कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए अपना रिलीजन चेंज कर रहा है कि वो उस दूसरे वाले रिलीजन में जा करके बेटा क्या करे, उसके कुछ लूप होल्स का, उसकी कुछ इम्यूनिटीज का, उसके कुछ प्रिविलेज का क्या फायदा उठाए, तो सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता। अगर वो पहले कर लेता है बाद में उसको फायदा उठाता है वो अलग चीज है, लेकिन सिर्फ इसलिए करना रिलीजन चेंज कि हमको जाकर के अगर हम मुस्लिम बन जाएंगे तो हम 4 शादियां करेंगे, तो भैया ये क्या है? अगेंस्ट क्या है दीप्ति बताओ? एग्जैक्टली समझ रहे हो? तो ये इक्वालिटी और रिलीजन का इसमें बहुत सारे केसेस हम क्या करेंगे, एनालाइज करके बताएंगे। 360 डिग्री एंगल सोचना है हमको, समझ रहे हो सब लोग? उसके बाद में हम ओपिनियन देंगे। ओपिनियन ऐसा होना चाहिए, ओपिनियन यहाँ पर भी दे रहे हैं हम सब, लेकिन हम अपने कंक्लूडिंग ओपिनियन जब देंगे तो हम ये दिखाएंगे कि हम किस चीज को इंडोर्स करते हैं और किस चीज को इंडोर्स अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला स्टेप समझ में आ गया सबको? ऋचा राय, साक्षी कश्यप, चंदा, कृतिका जी, आपको बेटा समझ में आ गया? हाँ, हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाए। सिमिलरली हमको किसी भी उस पे अगर हमको लिखना होगा सेम फॉलो करेंगे, उसको हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद में उसको क्या करेंगे, उसके एक एक एंगल पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे कि ऐसा रिलीजन बेस्ड किस किस में कंटेंशन हो रहा है। तो हिंदू में हो रहा है, हिंदू में और मुस्लिम में हो रहा है। रीजन में किस में हो रहा है? यूपी बिहार और डेवलप जैसे गोवा हुआ, जो उत्तराखंड हुआ, इन सब में हो रहा है कंटेंशन। पॉलिटिकल कंटेंशन बीजेपी में हो रहा है और किस में हो रहा है? AIMIM में ऐसे करके हो रहा है। समझ रहे हो सब लोग? अब क्या आया? थर्ड स्टेप अपना आया। थर्ड स्टेप बेटा क्या होता है कि हमको क्या करना है, आउटलाइन तैयार कर लेना है अपने ऐसे का। यहां ऊपर लिखता हूं, इसका मतलब बेटा जब हम ये कर रहे होंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होंगे, इसमें से हम कौन सी वाली चीज को क्या करेंगे, कौन सी वाली चीज को हम इंट्रो में लिखेंगे। इसका मतलब प्रिपेयर एन आउटलाइन का मतलब क्या होता है? जो कृतिका ने कहा था, क्या कहा था इन्होंने कि उस चीज का इंट्रो करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसमें हम बॉडी पार्ट लिखेंगे, फिर उसको हम कंक्लूड करेंगे। हम इन सारी चीजों में से इस चीज को हम इंट्रो में लिखेंगे। हम पहले ही क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई करके आउटलाइन में ऊपर से एक एक पॉइंट में छोटा छोटा लिख लेंगे। समझ रहे हो सब लोग? रफ पेज जिसपे हम ये सब कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे रफ पेज मिलता है सबको, कॉपी के पीछे दिया होता है। उसमें हम क्या करेंगे, नंबर थर्ड स्टेप पे हम आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे कि हमारे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ रहे हो सब लोग? तुम सब करो। हमको थर्ड स्टेप में पहले तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया, हम सब कुछ सोच लिया कि क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल एंगल क्या होगा, सोशल एंगल क्या होगा, इकोनॉमिक एंगल क्या होगा, इंटरनेशनल एंगल क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एंगल क्या होगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चल रही है,
उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका रूरल इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, उसका अर्बन इकोनॉमी के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अर्बन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल लाइफ पे क्या, सॉरी रूरल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जुडिशियल सिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो पेंडेंसी ऑफ केसेस को घटाएगा कि बढ़ाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हम सब चीज सोच लेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में। फिर क्या आएगा, थर्ड स्टेप आएगा कि हम अब इस चीज को रीअरेंज करेंगे कि किस चीज को हम इंट्रो में लिखने वाले हैं, किस चीज को हम बॉडी में लिखने वाले हैं, किस चीज को कंक्लूजन में डालने वाले हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? श्रेया सिंह माइक ऑन करके बोलो बेटा। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? नंबर फोर्थ में बेटा है कि राइट अ कैप्टिवेटिंग क्या इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि यहां से हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन कौन सा डेटा, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें हम इंट्रोडक्शन में लिखने वाले हैं। तो नंबर फोर्थ आप सभी लोग वेबएक्स डाउनलोड कर लीजिए। वेबएक्स पर जब क्लास करोगे बेटा तो उसमें ज्यादा अच्छे, क्योंकि वो कैमरे से चल रहा होता है और ये फोन से चल रहा है। कर लोगे कल आप लोग? कृतिका, श्रेया, दीप्ति, आप लोग कर लोगे? हाँ बेटा प्लीज कर लेना है, क्योंकि ये फोन में आपको थोड़ा कम विजिबिलिटी होगी, है हमको खिसकाना पड़ेगा इधर उधर, और कैमरे में कहीं खिसकाना उसका नहीं पड़ेगा, जहां लगा दिया वो बेचारा लगा हुआ है। ठीक है? फोर्थ स्टेप बेटा होता है, राइट ए कैप्टिवेटिंग, मैं लिख देता हूं। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो सब लोग। कैप्टिवेटिंग, CFP लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ कृतिका, माइक ऑन करो बेटा। बेटा ये बताओ कि किसी का जब चेहरा बहुत सुंदर होता है तब तो उसको देखती हो, नहीं तो फिर चेहरा ही एकदम गंदा सा है, भद्दा सा, तो क्या होगा, उसको इग्नोर कर देते हैं लोग। तो क्या होगा, जब आप अपने इंट्रोडक्शन इज द फेस ऑफ योर ऐसे, तो इंट्रोडक्शन को क्या करना है, कैप्टिवेटिंग, बहुत सुंदर लिखना है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रही बात? कम से कम करो अगर समझ पा रहे हो तो। अब बेटा इसको सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे भगवान आप तो भगवान हो ना अभी, ऐसे अपने ऐसे राइटिंग के, तो भगवान ने आपको सुंदर बनाने के लिए क्या किया हुआ है, आपकी नाक बहुत अच्छी बनाई है, आपकी आंख अच्छी बहुत बनाई है, आपके फोरहेड बहुत अच्छी बना दिया, आपको बाल अच्छे अच्छे दे दिए हैं, आपके कान बहुत अच्छे बना दिए हैं, बनाया ना? तुम सब करो, सब लोग क्या है तो भगवान ने तो बेटा अगर भगवान ने ये सब कर दिया है, तो अगर आप भगवान हो अभी, आप इसको सुंदर बनाने के लिए क्या करोगे मोक्षिता बताओ? इंट्रो को सुंदर बनाने के लिए आप क्या कर सकती हो? सुंदर सा इंट्रो लिखेंगे जो। कैसे लिखोगी? वो सुंदर सा इंट्रो कैसे लिखते हैं? ऐसे वर्ड्स करेंगे स्टार्टिंग में जो अपना ध्यान खींचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? दीप्ति आप बताओ, कैसे कैसे तुम एकदम सुंदर बना दोगी अपने इंट्रो को? एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम क्या करेंगे, अपने इसको कैप्टिवेटिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोट लिख सकते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, कुछ ना कोई एनेक्डोट सुना सकते हैं। एनेक्डोट का मतलब कौन कौन जानता है? एनेक्डोट एनेक्डोट मतलब होता है कोई ऐसी कहानी छोटी सी जो कि बहुत ही रियलिस्टिक हो, और आपके टॉपिक से क्या करे, एकदम मैच कर जाए।
जैसे अगर मान लो आप पॉवर्टी पर लिख रही हो ऐसे या लिख रहे हो ऐसे आप लोग, तो उसमें क्या बताओगे कि when I was living in village, one of my friend Mohan, he was working very hard. मतलब मोहन के बारे में एक छोटा सा एनेक्डोट दे दोगे, but his father had no money, which is why उन्होंने अपने क्या किया, बेटे मोहन को क्या कर लिया, ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल। उनको कहा कि बेटा स्कूल मत जाओ, कहाँ काम करने चलो मेरे साथ, गो टू द ब्रिक क्लिन, ईंट के भट्टे पर चलो मेरे साथ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि हम गरीब हैं। पार्टी पर लिखते टाइम पे आपने क्या किया बेटा, आपने एक मोहन की कहानी सुना दी। समझ रहे हो सब लोग, ये बात समझ रहे हो सब लोग, तुम सब करो क्वेश्चन कैसे? बेटा। क्या क्वेश्चन है, आप क्या कह रही हो, मैं नहीं समझ पाया। कोर्ट के पास क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन एग्जैक्टली, क्वेश्चन आप पूछ सकती, जैसे यूसीसी वाला ये क्वेश्चन आप पूछ सकती हो, वेदर यूसीसी इज नेसेसरी और नॉट, इज इट रियली नेसेसरी टू इंप्लीमेंट यूसीसी और नॉट। क्योंकि बेटा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने यूसीसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में डाला हुआ है। अगर उसको तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन the socio-economic conditions of the country was not that mature at that time, तो उन्होंने क्या किया, उसको 44 में डाला। तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि क्या जो 1950 में नहीं था वो आज हो गया है, क्या वी आर सोशली मैच्योर एनफ टू अडॉप्ट यूसीसी। आप समझ पा रही हो मोक्षदा, आप उसी टॉपिक पे, जैसे पॉवर्टी एलिमिनेशन पे अगर बहुत सारी स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, कितने लोगों ने सुना है कि रेड कार्ड होता है, येलो कार्ड होता है, बहुत सारे कार्ड होते हैं गरीबी रेखा के लिए। उस बहुत सारे कार्ड में बेटा क्या होता है कि वेदर टू आइडेंटिफाई, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें, अगर पॉवर्टी पर ऐसे लिखने को आ गया कि वेदर टू आइडेंटिफाई द पुअर पर्सन इन द कंट्री इज नेसेसरी और नॉट। क्या जरूरत है पॉवर्टी आइडेंटिफाई करने की, क्या उससे कुछ मिल जाएगा हमको, अगर मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर मोक्षदा, सबको ये बात समझ में आ रही है क्वेश्चन हम कैसे पूछ सकते हैं, हम सब करोगे, समझ पा रहे हो सब लोग तो। या हम कोई ऐसा फैक्ट दे सकते हैं, कोई फैक्ट दे सकते हैं। अब जैसे आप एनसीसी पर मान लो लिख रहे हो, एसीसी पर आपने फैक्ट दिया ऑन एन एवरेज, ये फैक्ट एकदम सही नहीं है, मैं ऐसे आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, इसको नोट मत कर लेना, खाली समझो। ऑन एन एवरेज every fourth Muslim wife is getting divorced, हर चौथी मुस्लिम वाइफ को क्या मिल रहा है, डिवोर्स मिल रहा है हर आधे घंटे में। आपने फैक्ट दे दिया, उसको लगा यार, एग्जामिनर को लगा क्या यार मस्त लड़का है, तो ये कहां से एकदम डेटा उटा लेकर के, आप फिर उस डेटा को लिखते टाइम पे बेटा क्या करोगे, उस डेटा को जब लिखोगे, आप उस फैक्ट को जब लिखोगे तो फैक्ट लिए कहां से, वो मान लो यूनाइटेड नेशन ने अगर वो फैक्ट दिया तो यूनाइटेड नेशन ब्रैकेट में लिख दोगे। समझ रहे हो सब लोग, श्रेया सिंह, दीप्ति, एफसी, कृतिका, धर्मेंद्र दुबे, आप फैक्ट दे सकते हो। इज इट क्लियर। नंबर नेक्स्ट, नंबर फोर्थ हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, कैप्टिवेटिंग इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे बेटा, सबको समझ आ गया ये वाली बात। गांधी जी का कोई कोट दे दो, मान लो अगर आपको विमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, विमेन एम्पावरमेंट पे अगर आपको लिखने के लिए आ गया, तो विमेन एम्पावरमेंट पे कोट लिख सकती हो आप लोग गांधी जी का। गांधी जी ने एक बार कहा था टू कंसीडर द विमेन एज वीकर सेक्स इज लाइबल। लाइबल मतलब होता है, लाइबल का मतलब बताओ ऐसी अग्रवाल, इसका दीप्ति आप बताओ, दीप्ति पाठक, इसका मतलब बताओ बेटा, ये जो लिखा हुआ है LIBEL,
एग्जैक्टली, इट इज काइंड ऑफ डिफेमेशन। तो गांधी जी ने कहा टू कंसीडर द विमेन एज वीकर सेक्स इज लाइबल, ये वाला लाइबल, एंड इट इज अ सिन, और ये अपराध है। एक तो लाइबल है, दूसरा सिन। मतलब विमेन आर नॉट इंफीरियर टू मेन, किसी भी एस्पेक्ट में विमेन इंफीरियर नहीं है, लेकिन उनसे सप्रेस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। तो हमको क्या करना होगा बेटा, उनको जगह देनी होगी, उनको स्कोप देना होगा कि वो अपने आप को फुल पोटेंशियल को दिखा सके और अपने आप में इंपावर्ड हो जाए। Who the men are to empower the women? Women are already empowered. Women already empowered है, बस उनका सप्रेशन न किया जाए। Is it clear to everyone? समझ पा रहे हो सब लोग कैसे लिखोगे इंट्रोडक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जुडिशरी में जाओगे, ये राइटिंग हिंदी और इंग्लिश यूपी में दोनों पूछा जाता है। 100 नंबर का पेपर होता है हिंदी का, 100 नंबर इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर तो यही पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग 50-50 नंबर का, 50 नंबर इंग्लिश में, 50 नंबर हिंदी में। कम से करो सब लोग ये जो वाली बात समझ पा रहे हो तो। और इसमें जो अभी आप लोग पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, लॉ क्लर्कशिप वाले में, इसमें भी क्या पूछता है, मेजर पोर्शन ऐसे ही पूछता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कैप्टिवेटिंग होना चाहिए। कैप्टिवेटिंग इन द सेंस कि पकड़ ले अगर रीडर को, छोड़े ही ना तब तक, जब तक वो कंक्लूजन तक ना पढ़ ले। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नंबर नेक्स्ट बेटा, नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिफ्थ स्टेप। बेटा फिफ्थ स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप होगा कि अब हमने इंट्रो लिख लिया, इंट्रो लिखने के बाद में हम बॉडी पार्ट, क्योंकि हम इंट्रो बॉडी कंक्लूजन करेंगे ना, बॉडी पार्ट में हम क्या क्या लिखने वाले हैं हमको भी क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। बॉडी पार्ट में हम क्या क्या लिखने वाले हैं उसको हम क्या क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। डेवलप क्लियर बॉडी पार्ट। समझ रहे सब लोग? ठीक है तुम्हें? यस सर, अगर ज्यादा पेन है तो आराम कर लीजिए। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, वो पानी हल्का सा उतरे है ना, इस वजह से थोड़ा सा बैठ जाइए, 2 मिनट भी सही हो जाएगा। सही हो गया। हाँ ठीक है, तो बात समझ पा रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है कि डेवलप अ क्लियर बॉडी पार्ट। क्या करना है हमको, क्या करना है हमको, सोनाक्षी बताओ। डेवलप अ क्लियर बॉडी पार्ट, क्लियर बॉडी पार्ट। एग्जैक्टली। अब ये बेटा क्लियर बॉडी पार्ट हम डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, मुझे बताओ। बेटा टू डेवलप अ क्लियर बॉडी पार्ट, इसका मतलब ये क्या होता है कि जो बॉडी में हम लिखे, इंट्रो तो हो चुका है, बहुत कैप्टिवेटिंग लिख दिया, लेकिन हमको फ्लो में बॉडी पार्ट भी लिखना होगा। इज इट क्लियर? तो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे सेकंड स्टेज पे, उसी समय हमने क्या कहा था कि आपको क्या कर लेना है, ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस चीज को हम बॉडी में लिखेंगे, किस चीज को इंट्रो में लिखेंगे, किस चीज को कंक्लूजन में लिखेंगे। तो क्या आ गया बात कि बॉडी में जो चीज हम लिखने वाले हैं, उस बॉडी में लिखते टाइम हम किसको पहला पैराग्राफ लिखेंगे, किसको दूसरा लिखेंगे, किसको तीसरा लिखेंगे, और इन तीन सब में एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए, नेचुरल फ्लो। जैसे जैसे फॉर इंस्टेंस अब मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको मैं पहले बात क्या बताया कि टॉपिक कैसे डील करो, दूसरी बात बताया कि उसको ब्रेक डाउन करने के बाद में उसके ऊपर सोचो कैसे, तीसरी बात मैंने बताया कि आप उसका फ्रेमवर्क कैसे तैयार करो, आउटलाइन कैसे तैयार करो, चौथी बात मैंने बताया इंट्रोडक्शन कैसे लिखो, पांचवी बात मैं बता रहा हूँ बॉडी कैसे लिखो। समझ पा रहे हो? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्लो में चल रहा हूँ। कितने लोग समझ पा रहे हो कि मैं फ्लो में चल रहा हूँ?
अरे भैया थम्स अप करो अगर समझ पा रहे हो तो। इसी तरह से सिमिलरली आपको करना है क्या है, अपने इस बॉडी पार्ट में पैरा नंबर 1 से पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 4 पर पहुंचते पहुंचते आपको क्या रखना है, स्मूथ फ्लो रखना है। क्या रखना है बेटा, क्या रखना है, सोनाक्षी बोलो। सर स्मूथ फ्लो रखना है। स्मूथ फ्लो रखना है। स्मूथ फ्लो कैसे रखोगे बेटा, कौन सी चीज पहले लिखनी होती है, कौन सी चीज बाद में लिखनी होती है, ये आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे ही आइडेंटिफाई कर लोगे। बेटा बच्चा पहले पैदा होता है तब वो जवान होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले कोई जवान हो जाए तब पैदा हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम सब करो मेरे वाली समझ पा रहे हो तो इसलिए जो चीज पहले नेचुरली आनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो पहले आना है उसको आप क्या लगाओगे, पहले लगाओगे। इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद में अगला चीज लिखोगे, फिर अगला चीज लिखोगे। आप समझ पा रहे हो ना कि ये टू डेवलप अ क्लियर बॉडी पार्ट का मतलब क्या होता है। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे हम चेंज करते टाइम पे क्या करेंगे, हम कुछ कीवर्ड का, कनेक्टिंग वर्ड का क्या करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड का यूज करेंगे। जैसे जैसे मैं क्या अभी यूज किया था कुछ देर पहले, सिमिलरली यूज किया था, सिमिलरली। मैं अभी कुछ देर पहले और एक वर्ड यूज किया था, लाइकवाइज। फिर एक वर्ड होता है फर्दरमोर, फर्दरमोर। ये सब सुने हो ना वर्ड, कितने लोग सुने हो ये सब वर्ड? ये सब बेटा होते हैं कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जब हम ट्रांजिट कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन फेज में होते हैं, उस ट्रांजिशन फेज के वैक्यूम को भरने के लिए इन सारे वर्ड का यूज किया जाता है, जिससे हमारा एक स्मूथ फ्लो बना रहता है, एक स्मूथ फ्लो बना रहता है। ये बात समझ में आ गई सबको कि हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप अ क्लियर बॉडी पार्ट, बॉडी क्या कहते हैं उसको, हाँ क्लियर बॉडी ऑफ दी ऐसे। इज इट क्लियर? ऐसे अग्रवाल तुम सब करो बेटा, अगर समझ पा रही हो तो। नंबर नेक्स्ट है, 6th स्टेप है अपना, जब बॉडी पार्ट बेटा आप समझ गए हो तो उस बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट, आई एम सॉरी, नंबर 6 पॉइंट। मैंने अभी क्या बोला था कि आप अपने सब्जेक्टिव एनालिसिस को, सब्जेक्टिव ओपिनियन को ऑब्जेक्टिव डेटा से सब्सटेंशिएट करोगे। बेटा जो ऑब्जेक्टिव डेटा दोगे वो डेटा कोई ना कोई एजेंसी तो डेवलप की होगी ना, हवा में तो डेटा आते नहीं है। तो किन किन को लगता है कि हवा में डेटा आ जाता है? हवा में कोई डेटा नहीं आता बेटा। मान लो कोई भी अगर डेटा दिया होगा तो या तो यूनाइटेड नेशन ने दिया होगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं खाली, या तो लॉ कमीशन ने दिया होगा, या फाइनेंस कमीशन ने दिया होगा, या ह्यूमन राइट कमीशन ने दिया होगा, या वुमेन कमीशन ने दिया होगा, या माइनॉरिटी कमीशन ने दिया होगा। ऐसी बॉडीज तो देती है ना बेटा डेटा, देती, बताओ देती कि नहीं देती? तो बेटा जब ये डेटा देती है तो डेटा लिखने के बाद में इनका नाम लिखना जरूरी है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में इनका ऐसे करके नाम लिख दिया करना। समझ रहे हो सब लोग? क्या समझ रहे हो? इसको कहते हैं यूजिंग द एविडेंस इफेक्टिवली, यूजिंग द एविडेंस इफेक्टिवली। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और हमको डेटा कौन से डालने हैं, बेटा सिर्फ वही डेटा डालने हैं जो हमारे मेन कंटेंट को, मेन टॉपिक को क्या करे, इंडोर्स कर रहा हो, सब्सटेंशिएट कर रहा हो। हम जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, हम कोई आर्गुमेंट तो देंगे ना बेटा, उस आर्गुमेंट को क्या कर रहा हूं, इंडोर्स कर रहा हूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ गया बात? 6th स्टेप।
दीप्ति, श्रिया, कृतिका, श्वेता, सौम्या, मोक्षदा, सोनाक्षी, ऋचा, आप लोगों को समझ में आ गया ये बात? बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, 7th स्टेप, नोट डाउन कर लो बेटा सब लोग, ये वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 7th स्टेप है, 7th स्टेप है हमारा कि हमको जो कुछ भी चीज कहनी है उसको क्लैरिटी और प्रेसिशन के साथ कहेंगे। मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे एक बात कह रहे हैं, अगली बात में उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं। हम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं करेंगे। मतलब कि अगर हम 6th पॉइंट को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, कि हमको अपना जो आर्गुमेंट देना है, जो भी डेटा लिखना है, जो कुछ भी लिखना है, उसको किसके साथ लिखना है? राइट करना है उसको बेटा, राइट इट विद क्या? राइट विद क्लियरिटी एंड प्रेसिशन, राइट विद क्लियरिटी एंड प्रेसिशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जो कुछ भी लिखेंगे हम एकदम क्लियरिटी के साथ, डायरेक्ट साथ कहेंगे कि हाँ ये बात है। एम्बिगुअस वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, बहुत बड़े बड़े वर्ड भी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि आप एकदम डिक्शनरी बन जाओ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वहां से बड़े बड़े नए नए शब्द निकाल के ला रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो नहीं। यूज लेमन लैंग्वेज, एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लिख के आएंगे ऐसे, क्योंकि बेटा हम अपने ओपिनियन को हम एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम सब कर दो अगर ये वाली बात समझ में आ गई हो तो। नंबर नेक्स्ट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरिटी और प्रेसिशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक बात अभी कह रही हो फिर बदल जाओ, अगले स्टैंडर्ड में बदल जाओ, नहीं ये तो मैं भूल गई थी, वो गलती से कह दिया था मैंने। जो कहा है वो दावत साहब का है कि क्लियरिटी के साथ, प्रेसिशन के साथ मैं कह रही हूँ, यही बात सही है। इज इट क्लियर? नंबर नेक्स्ट है, नंबर नेक्स्ट 8th स्टेप, 8th स्टेप है बेटा, 8th स्टेप है कि हमको जब भी हमको लिखना है तो हमको बहुत फ्रेंडली नहीं हो जाना है। हमको बहुत ज्यादा मतलब जैसे मैं अवध क्षेत्र से आता हूँ तो मुझको अवधि नहीं लिखने लगना है। हमको क्या खड़ी हिंदी, अगर हम हिंदी लिख रहे हैं तो खड़ी हिंदी जैसे किताब की भाषा होती है उसमें लिख रहा है। हम अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो स्लैंग नहीं यूज करेंगे, जैसे ब्रदर लिखना तो ब्रो नहीं लिख देंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, तो इसका मतलब मेंटेन फॉर्मल टोन, हमको इनफॉर्मल नहीं हो जाना है। हमको व्हाट्सएप चिटियाते हैं जैसे, उसमें हमको हेलो लिखना है तो यस हेलो नहीं लिखेंगे, यस डबल हेलो लिखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ पा रहे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर कितना हो गया? नंबर ये 1 पॉइंट हो गया। नंबर जो 9वां है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर 9वां है हमारा कि हमको हर चीज की क्या करनी होगी? प्रॉपर साइटेशन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। प्रॉपर साइटेशन का मतलब होता है हम किसी का कोट ले रहे हैं, अगर महात्मा गांधी का कोट है तो महात्मा गांधी लिखेंगे। ये नहीं कोट महात्मा गांधी के है और मैं उसमें लिख दे रहा हूँ कि इट वाज सेड बाय दीप्ति पाठक। समझ रहे हो? हम दीप्ति पाठक को कोट नहीं करेंगे, हम किसको कोट करेंगे? अगर वो कोट महात्मा गांधी का तो महात्मा गांधी लिखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ पा रहे हो सब लोग? प्रैक्टिस प्रॉपर साइटेशन, मतलब जो कोई भी है उसको साइट करो भाई, क्रेडिट दो उसको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नंबर नेक्स्ट 9वां पॉइंट तो हो गया। नंबर 10th पॉइंट, 9वां पॉइंट लिख देता हूं नहीं तो आप लोग कहोगे कि बताया ही नहीं। 9th स्टेप, प्रॉपर साइटेशन देना है हमको। जहां से जिसका कोट ले रहे हैं, जहां से जो डेटा ले रहे हैं उसका नाम लिखना है कि हम यहाँ से ये चीज कोट कर रहे हैं। क्योंकि बेटा आपके गिनती बताने का, आपके डेटा बताने का कोई महत्व नहीं है तब तक
जब तक उसको किसी बड़े आदमी ने, किसी बड़ी एजेंसी ने ना कहा हो। ज्ञान आपके पास बहुत हो सकता है, लेकिन जब तक उस ज्ञान को कोई बड़ा आदमी नहीं कहेगा तब तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थम्स अप करो अगर समझ में आ रहा हो तो। अब बेटा ये बताओ एक वो कहावत सुने हो तुमने कि नहीं सुने हो कि अंत भला तो सब भला? कितने लोग सुने हुए वाली कहानी कि अंत भला तो सब भला? इसलिए इसलिए हमको क्या, हमने इंट्रोडक्शन कैसा लिखा था? कैप्टिवेटिंग लिखा था। हमको अपना जो क्या लिखना है, हमको अपना कंक्लूजन बेटा लिखना है, वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। राइट स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन लिखने का मतलब होता है बेटा आप अपनी ओपिनियन को एकदम स्ट्रांगली बताओगे। समराइज द मेन थिंग, सब कुछ पूरा जो डेटा, जो बॉडी, जो इंट्रो, जो कुछ भी बताया है, लेट्स समराइज एवरीथिंग। और उसको इतने इफेक्टिवली, इतने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के साथ पेश करना है कि वो जो हमारा पढ़ने वाला है ना बेटा, उसके दिमाग पे पेनिट्रेट हो जाए। पेनिट्रेशन का मतलब समझते हो ना? घुस जाए। समझ रहे हो सब लोग? हम सब करो अगर समझ रहे हो तो। और बेटा सिर्फ घुस ना जाए, उसको अगर वो भूलना चाहे तो भी ना भूले। मतलब जैसे कोई कोई चीज होती है कि कोई कोई इंसान होता है जिसको भूलना चाहते फिर भी भूल नहीं पाते ना, वैसे ही जब आपकी वो कॉपी पढ़ ले आप, तो आपको अगर भूलना चाहे तो ना भूल पाए। वो कहे कि भाई व्हाट वंडरफुल ऐसे, उसके मुंह से निकल जाए व्हाट अ वंडरफुल ऐसे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? करोगे ना आप लोग ये वाली बात? समझ रहे हो? नंबर नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, keep your audience in mind। अपने ऑडियंस को क्या रखना है? दिमाग में रखना है हमेशा। हमको ये सोचना है कि हम अगर जैसे आप लॉ का ऐसे लिख रहे हो, लॉ का ऐसे लिखते टाइम आप लॉ का ही तो ऐसे लिखोगे ना आप लोग। मतलब आप लॉ वाले हो, आप लॉ का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, इसका मतलब अगर कोई भी टॉपिक लिखोगे उसमें लीगल एंगल जरूर होना चाहिए। हर चीज को आप किससे सब्सटेंशिएट करोगे? कोई प्रोविजन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी और स्टैट्यूट का, उससे सब्सटेंशिएट करोगे। कोई केस लॉ होगा सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उससे सब्सटेंशिएट करोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम सब करो भाई अगर समझ में आ गया हो तो these are the art of essay writing. These are the 11 steps provided by legal narrative to make a clear, distinct and wonderful essay. Is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। किसी को कोई डाउट है? रिचा है? कोई डाउट है? नो सर। किसी को कोई डाउट? दीप्ति पाठक, श्वेता, रोहित मिश्रा, धर्मेंद्र दुबे, सोनाक्षी कश्यप, कृतिका, श्रेया, मोक्षदा, सौम्या, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं ना, आप सब लोग लिख लोगे ना ऐसे, क्योंकि नॉलेज आपके पास है। हाँ कृतिका बोलो। किसी भी टॉपिक पे अच्छा हम प्रोवाइड कर दें आपको? कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे ऐसे प्रोवाइड। ठीक है, हम पहले तो आपको टॉपिक दे रहे हैं 25 टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किया, 25 टॉपिक इस साल के लिए।
और वो हम 25 टॉपिक आपको हम दे दे रहे हैं, अभी के अभी दे दे रहे हैं क्लास खत्म होते ही। इज इट क्लियर? कृतिका, आप लोग उस सुप्रीम बैच में हो कि नहीं हो? क्या? मैं सुप्रीम व्हाट्सएप बैच, एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप जो लीगल नैरेटिव के द्वारा बनाया गया है, उस ग्रुप में हम लोग लॉ रिसर्च से संबंधित या लॉ क्लेक्सिव से संबंधित सब कुछ डालते हैं। सीरियस? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो आप एक काम करना, आप उसमें जो आज जिस नंबर से आप उसमें लिंक आई होगी ना, वो कृपा शंकर पांडे के नाम से आई होगी, लिखा होगा। वो कृपा शंकर पांडे के नंबर पे आप क्या कर देना, मतलब कह देना कि हमको उस ग्रुप में जोड़ दे, तो वो जोड़ देगा तुमको, ठीक है? हाँ, किसी और को कुछ कहना है? जो लोग लॉ रिसर्चर वाले ग्रुप में नहीं है वो उसमें ज्वाइन कर ले, ठीक है? दीप्ति, आप हो उसमें कि नहीं हो? क्या? अच्छा, आज ही ज्वाइन किया। श्रेया, आप हो बेटा? यस सर, श्रेया है। मोक्षदा ये लोग तो, उनको तो देना नहीं है वो चीज। हाँ चलो फिर ठीक है, ये 11 स्टेप थे, हम अभी आपको प्रोवाइड करते रहे टॉपिक। मैं नहीं हूँ सर। बेटा आप जहां से भी आपको ये लिंक मिला हो उस पर मैसेज करना और आपको ऐड कर देगा। वो लीगल नैरेटिव है, वो ऐड कर देगा और बहुत तेज काम करता है, ठीक है? हाँ, जैसे एक नई मूवी आई है अभी, स्त्री, तो स्त्री, उसमें एक डायलॉग है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। वैसे ही लीगल नैरेटिव है, वो कुछ भी करता है, बहुत तेज, ठीक है? दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। मुझे लगता है कि हमने आपके साथ जस्टिस किया, और आप जो लोग भी मतलब नए हैं, जो ग्रुप में नहीं है, वो तुरंत तुरंत मैसेज करेंगे उस नंबर पे। नंबर लिख लीजिए, 999984848968। इस नंबर पे आप क्या करोगे, मैसेज करोगे, व्हाट्सएप मैसेज करोगे, आपको तुरंत उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आपको उस ग्रुप में ऐड करने के बाद में टॉपिक भेजा जाएगा। नहीं तो बार बार मांग के परेशान करोगे, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है? तब जाओ, क्लास खत्म। कौन सा ग्रुप है सर, हम जुड़े हैं? हाँ हाँ,